अस्सलामुअलैकुम। शाम का वक्त था। दरिया के किनारे बड़ी चहल पहल थी। मर्द, औरतें और बच्चे रेस्तोरानों और प्ले लैंड वगैरह में नजर आ रहे थे। पारस भी हेडक्वार्टर के माहौल की घुटन से निकलकर ज़रा तफरी और ताज़ा हवा के लिए निकला था। किसी के जिस्म में रहकर भी बेजारी से होने लगी थी। जब शाम की तारीकी फैलने लगी और वो गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचकर रुकी तो वो ड्राइवर के जिस्म से निकलकर गाड़ी की छत पर चला गया। वहां रोशनी भी थी और तारीकी भी। इस तरह गाड़ी के आसपास से गुजरने वालों की नज़रों में उसका साया नजर नहीं आता था। नीम तारीकी में उसका साया गड़मड़ हो जाता था, फिर वो करीब से गुजरने वाले को भी नजर नहीं आता था। रात के 10 बजे वो गाड़ी शहर से हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगी। एक पुल पर से गुजरते वक्त एक जवान लड़की दिखाई दी। उसने एक नन्हे से बच्चे को सीने से लगा रखा था और एक हाथ में एक बास्केट पकड़ी हुई थी। वो गाड़ी को अपनी तरफ आते देखकर शहर की सिमत चलने लगी। इंटेलिजेंस के चीफ ने उसके करीब गाड़ी रुकवाई, फिर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पुल कोई तफरीह का नहीं है, फिर तुम तन्हा भी हो? वो बोली, मैं एक टैक्सी में अपने घर जा रही थी, लेकिन पुल के उधर टैक्सी में खराबी पैदा हो गई। मैं इस ख्याल से पैदल जा रही हूँ कि शायद दूसरी टैक्सी मिल जाए या कोई अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दे। चीफ ने कहा, हो सकता है तुम्हें आगे लिफ्ट मिल जाए। तुम्हें शहर जाने और हम शहर से वापस जा रहे हैं, वरना तुम्हें घर पहुंचा देते। लड़की ने कहा, आपका शुक्रिया, मुझे यकीनन आगे लिफ्ट मिल जाएगी। वो गाड़ी आगे बढ़ गई, हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगी। पारस ने इस गाड़ी को छोड़ दिया। वह इन लोगों की गुफ्तगू के दौरान छत से उतरकर पुल के एक सतून की आड़ में चला आया था। उसने लड़की के चोर ख्यालात पढ़कर मालूम किया कि वह झूठ बोल रही है और सच को छुपा रही है। और सच ये था कि मगरबी तहजीब ने, मर्दों और औरतों की बेलगाम आज़ादी ने उसे शादी से पहले एक बच्चे की मां बना दिया था। उसका बॉयफ्रेंड जो दिन रात उस पर मरता था, उसने एक बहुत ही दौलतमंद लड़की से शादी कर ली और उसके साथ हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड चला गया। अगर उसे पहले से मालूम होता कि वह दगा देगा तो वो हमल ज़ाया करा देती। महबूब की बेवफाई उस वक्त मालूम हुई जब 7वां महीना शुरू हो रहा था। ऐसे वक्त अस्काते हमल मुमकिन नहीं था। मां बनने वाली की जान जा सकती थी। उस नामुराद लड़की का नाम डॉली था। उसके माँ बाप उसे शिकागो से वॉशिंगटन उसकी आंटी के पास छोड़ गए थे ताकि शिकागो की सोसाइटी में डॉली पर कंवारी माँ बनने का दाग ना लगे। उन्होंने बेटी को समझाया था कि माँ बनने के बाद बेटे को ईसाई मिशन के एक इदारे में दे दे और फिर से एक कंवारी लड़की बनकर शिकागो वापस चली आए। खुद को, अपने वालदेन को और अपने आला खानदान को बदनामी से बचाने का यही एक रास्ता था। वह वालदेन की हदायत पर अमल करने के लिए राजी हो गई, लेकिन अपने वजूद के अंदर हरकत करने वाला बच्चा उसकी ममता को उभारता रहता था। बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद, माँ बनने के बाद तो उस बच्चे से मोहब्बत और बढ़ गई थी और दिल किसी तरह उसे किसी यतीम खाने या किसी ईसाई मिशन में देने के लिए आमादा नहीं हो रहा था। उसकी आंटी ने उसे समझाया, डॉली, तुम एक माँ से टाल रही हो और बच्चे को कलेजे से लगाई रखती हो। ऐसे में तो इसके लिए ममता बढ़ती रहेगी। इससे पहले मुझे दे दो। मैंने एक मिशन में फादर से बात कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चे को ले आऊँ, वहाँ तुम्हारे बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। डॉली ने कहा, आंटी, जब आपने किसी फादर से बात कर लिया तो फिर जल्दी क्या है? मेरे लाडले को कुछ रोज़ और मेरे पास रहने दें। वो इसी तरह आंटी को टालती रही। बच्चा 3 माह का हो गया। आंटी ने उसके वालिदैन को फ़ोन पर बताया कि डॉली जज्बाती तौर पर बच्चे से वाबस्ता हो गई है, उससे अलग होना नहीं चाहती और वो मुल्की कानून के मुताबिक उसे बच्चे से जुदा होने पर मजबूर नहीं कर सकते। अब वो वालिदैन की हैसियत से ही उसे समझाएं। कानून यही था कि बच्चे को माँ से जुदा नहीं किया जा सकता, ख्वाह उसने जायज़ बच्चे को जन्म दिया हो या नाजायज़ को। फिर कोई नाजायज़ हो तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता था। इसका फैसला माँ बनने वाली करती थी कि वो बच्चे को पैदा होने से पहले ज़ाया करेगी, उसे पैदा करके कुंवारी माँ कहलाने में फ़ख्र करेगी। अब बच्चा 4 माह का हो रहा था। माँ बाप ने उसे समझाया था कि दुनिया की हर कंवारी मरियम नहीं बन सकती। वो खुदा की कुदरत थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह को एक कंवारी ने नहायत पाकबाज रहकर जन्म दिया था। वह बच्चे को कलेजे से लगाए रखेगी तो कभी पाकबाज नहीं कहलाएगी, लिहाजा इस नन्हे को ईसाई मिशन में दे दिया जाए। डॉली ने कहा, मैं नादान बहकने वाली लड़की नहीं हूँ। अब मैं एक माँ बनकर सोचती हूँ कि हमारी मॉडर्न तहजीब हमें कंवारी माँ बनने की राह पर क्यों चला रही है। जब जवान लड़कियों को यह कानूनी रियायत मिलेगी कि वो किसी भी बॉयफ्रेंड को डेट्स दे सकती हैं और माँ बनने के आसार हों तो कानून के साए में रहकर होने वाले बच्चे को कत्ल कर सकती हैं, तो फिर यही तमाशे होते रहेंगे जो मेरे साथ हो रहे हैं। डॉली की यह जिद देखकर उसके वालिदैन शिकागो से आने वाले थे और उसे समझा बुझाकर अपनी मोहब्बतों और नेक नामियों का वास्ता देकर इस बच्चे को ले जाकर एक ईसाई मिशन के फादर के हवाले करने का इरादा रखते थे। इससे पहले वो एक बास्केट में बच्चे का ज़रूरी सामान लेकर आंटी के घर से निकल आई थी। ये फैसला कर चुकी थी कि जब उसे बच्चे के साथ जीने नहीं दिया जाएगा तो फिर वो भी अपने लाडले के साथ जान दे देगी। अब वो दरिया के पुल पर आकर कशमकश में मुब्तला हो गई थी कि बच्चे के साथ जिंदा रहने के ज़राए नहीं थे। बस इतनी रकम थी कि 2-4 रोज़ बच्चे को ऊपरी दूध पिला सकती थी। इसके बाद इज्जत से खाने पीने और जिंदा रहने का कोई जरिया नहीं था। वो एक बेवफा की बातों में आकर बहुत तल्ख तजुर्बा हासिल कर चुकी थी। अब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी कि उसका अपना ही बेटा बड़ा होकर उसे नफरत करे।
जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर एक मौत का ही रास्ता रह जाता है। क्या वो दरिया में छलांग लगाकर अपनी बदकिस्मती का खात्मा कर ले? ये तो बहुत आसान है। पुल की रेलिंग पर चढ़कर सिर्फ छलांग लगाना थी, इसके बाद वहां कोई बचाने वाला ना होता और वो बच्चे के साथ डूब मरती। उसने नीम तारीकी में बड़ी ममता से बच्चे को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पारस ने उसकी सोच में कहा, मैं कैसी माँ हूँ, गलती मैंने की है और अपने बच्चे को सजाए मौत दे रही हूँ। मेरे बच्चे का क्या कसूर है? वो बेटे को सीने से लगाकर सोचने लगी, हाँ ये मेरा नन्हा मासूम और बेगुनाह है। अगर मैं इसके साथ दरिया में छलांग लगाऊंगी तो ये ममता नहीं दरिंदगी होगी। और गॉड मैं क्या करूं? एक सतून के पीछे से पारस ने कहा, माँ का फर्ज अदा करो। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। पारस सतून के पीछे से हटकर एक तारीख हिस्से में चला गया। डॉली ने सतून की तरफ आकर पूछा, यहाँ कौन है? पारस ने तारीकी से कहा, अभी तुमने अपने गॉड से पूछा था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो यूं समझो कि गॉड ने तुम्हारे और बच्चे की भलाई के लिए एक फरिश्ता भेजा है। ए नेकी के फरिश्ते, तुम कहाँ हो? क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ? फरिश्ते किसी इंसान को नजर नहीं आते, अलबत्ता तुम मेरा साया देख सकती हो। मैं जरूर देखूंगी, प्लीज मेरे सामने आओ। वो तारीकी से निकलकर उस जगह आया जहां हल्की रोशनी थी। डॉली ने अपने करीबी सतून पर एक साए को देखा, फिर चारों तरफ घूमकर नजरें दौड़ाईं। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, मगर सतून पर इंसानी साया था। पारस ने कहा, अच्छी तरह अपने करीब और दूर तक देख लो, कोई इंसान नजर नहीं आएगा, सिर्फ ये फरिश्ता दिखाई देगा जो साए जैसा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि खुदा ने इतनी जल्दी मेरी दुआ सुन ली है और तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। तुमने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था। यूं समझो कि तुमने दरिया में छलांग लगा दी है, तुम अपने बच्चे के साथ दुनिया से फना हो गई हो और अब एक ऐसी नई दुनिया में आई हो जहां फरिश्ते से मुलाकात हो रही है। अब तुम इस फरिश्ते की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी। तुम दुरुस्त कहते हो, अगर तुम ना आते तो मैं बच्चे के साथ मर चुकी होती। अब ये नई जिंदगी तुम्हारे दम से है, जिस तरह कहोगे उसी तरह जिंदगी गुजारूंगी। वो बोला, बीबी मरियम की पाकबाजी की गवाही आसमानी किताबों ने दी है। तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी की गवाही भी लाजमी है। माँ वो होती है जो हालात से लड़कर अपने बच्चे को उसके बाप का नाम दिलाती है, और मोहब्बत वो होती है जो अपने महबूब से अपना हक हासिल जरूर करती है। मैं एक तनहा और बेबस लड़की हूँ। मुझे फरेब देने वाला बहुत बड़ा रईस बन चुका है। मैं उससे अपने और बच्चे के हकूक हासिल नहीं कर सकूंगी। ये फरिश्ता तुम्हारी रहनुमाई करेगा तो तुम सब कुछ हासिल कर सकोगी। मैं तुम्हारे एहसान कभी फरामोश नहीं करूंगी। फरिश्ते किसी पर एहसान नहीं करते, वो कातबे तकदीर का लिखा हुआ पूरा करते हैं। तुम्हें अपने हकूक हासिल करने के लिए कुछ दिनों तक अपने बच्चे से अलग रहना होगा। वो बच्चे को सीने से भींच कर बोली, ये तो जुल्म होगा। ये जुल्म मेरे वालिदैन और रिश्तेदार भी करने वाले थे। उनका जुल्म बच्चे को हमेशा के लिए तुमसे जुदा करना था। वो पिछली जिंदगी भूल जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अरसे तक कमारी कहलाओ। जो कहूंगा वो करती जाओ। वो बेवफा तुम्हें एक नए रंगो रूप में और एक बेइंतहा दौलतमंद हसीना की हैसियत से देखेगा तो फिर से तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। मुझे उसके हर जाईपन से नफरत है। ये ना भूलो कि वो तुम्हारे बच्चे का बाप है और बच्चे को अपने बाप का नाम इज्जत से मिलना चाहिए। तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, बेइंतहा दौलतमंद कैसे बन जाऊंगी? इसके लिए ज़रा सब्र करो। वो बेवफा जिस दौलतमंद के पीछे गया उसकी तमाम दौलत तुम्हारे पास चली आएगी। ये बताओ वो कहाँ गया है? मैंने सुना है बाल्टीमोर के साहली इलाके में एक बड़ा कुमार खाना है। उस कैसीनो में हर रात लाखों डॉलर्स का जुआ खेला जाता है। उस कैसीनो की मालिका का नाम क्रिस्टीना वाइट है। हेनरी वर्थ ने मुझे छोड़कर उससे शादी कर लिया। अब ये बाजी उलट जाएगी। फिलहाल तुम अपनी आंटी के घर वापस जाओ और अपने बच्चे को मेरे हवाले कर दो। क्या मुझ पर भरोसा करोगी? ज़रूर करूंगी। मैं तो यही समझ रही हूँ कि पहले वाली डॉली अपने बच्चे के साथ डूबकर मर गई है। ये मेरी और मेरे बच्चे की नई जिंदगी तुम्हारे रहम करम पर है। तुम जो कहोगे मैं उस पर अमल करूंगी। शाबाश। कल शाम तक तुम बाल्टीमोर के उस कैसीनो में एक दौलतमंद कवारी लड़की की हैसियत से पहुंच जाओ। कल शाम से पहले तुम्हारी आंटी के घर के लॉन में जो सबसे ऊंचा दरख्त होगा उसके पीछे तुम्हें डॉलर से भरा हुआ ब्रीफकेस मिलेगा और अहाते के बाहर एक नए मॉडल की कार खड़ी होगी। उसमें कार की चाबी होगी और डैशबोर्ड में कार के जो कागजात होंगे वो तुम्हारे नाम होंगे। वो हैरत और मुसरत से बोली, ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं आता है कि खुदकुशी की हद तक मायूस होने के बाद मुझे ऐसी बेइंतहा मुसरतें और कामयाबियां हासिल हो जाएंगी। पारस ने तारीकी में जाकर कहा, तुम्हें जल्द ही यकीन आ जाएगा। आइंदा किसी ज़रूरत के वक्त मेरा साया तुम्हें नजर आएगा, वरना मैं हमेशा तुम्हारे दिमाग में आकर गुफ्तगू करूंगा। इस किस्म की गुफ्तगू को टेलीपैथी कहते हैं। पारस तारीकी से गुजरता हुआ डॉली के जिस्म में समा गया, फिर ख्याल खुआनी के जरिए बोला, हाँ ये देखो मैं तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ। कई लोग टेलीपैथी जानते हैं, फिर मुझ जैसा फरिश्ता इस इल्म से कैसे महरूम रह सकता है? वो शहर की सिमत चलते हुए बोली, मैं घर जाकर बच्चे के बारे में क्या कहूँगी? कह देना तुमने बच्चे को ईसाई मिशन में देने की बजाय एक ज़रूरतमंद रईस को करोड़ों डॉलर्स के एवज दे दिया। उस रकम की पहली किस्त तुम्हें कल मिलने वाली है। अब तुम किसी के दबाव में नहीं रहोगी, मेरी मर्जी के मुताबिक अमल करती रहोगी। बच्चा रोने लगा। वो रुक गई। बास्केट के एक फीडर में दूध तैयार था। वो एक किनारे खड़ी होकर उसे दूध पिलाने लगी। पारस ने कहा, आगे चलकर तुम एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर आंटी के घर तक जाओगी, लेकिन बच्चे और दूध से भरे हुए फीडर को पिछली सीट पर छोड़ जाओगी। वो परेशान होकर बोली, मैं अपने बेटे को तनहा छोड़ दूं?
मैं तुम्हारे बेटे के साथ रहूँगा, सिर्फ नज़र नहीं आऊँगा। अपने सीने में माँ के दिल को कमज़ोर ना बनाओ। औलाद के मुस्तकबिल और इसके बाप का नाम उसे देने के लिए हौसले से काम लो। बच्चा दूध पीकर सो गया। वो फिर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद पुल पार करते ही एक टैक्सी मिल गई। वो पिछली सीट पर बैठकर जाने लगी। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि बच्चे से जुदा होना नहीं चाहती, मगर हौसला कर रही है और सोच रही है कि यूं भी उसके साथ बच्चा दरिया में डूब जाता। अब कोई फरिश्ता उसे नई जिंदगी दे रहा है तो उसे सब्र और तहम्मुल से अपने हालात के बदलने का इंतजार करना चाहिए। जब वो आंटी के घर के सामने बच्चे और फीडर को छोड़कर जाने लगी तो पारस उसके दिमाग में रहकर उसे और ज्यादा हौसला देता रहा। इस तरह वो बच्चे को छोड़कर चली गई। ड्राइवर ने पिछली सीट पर बच्चे को देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन पारस ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो कुछ कहना भूल गया और अपने आमिल की मर्जी के मुताबिक टैक्सी वापस मोड़कर जाने लगा। बच्चा सीट पर आराम से सो रहा था और पारस ने ड्राइवर के अंदर रहकर उसे गायब दिमाग रखा हुआ था। वो उसकी मर्जी के मुताबिक ड्राइव करता हुआ आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था। उसकी मर्जी के खिलाफ पिछली सीट की तरफ मुड़कर नहीं देख सकता था। अगर देखता तो उसे सिर्फ बच्चा और फीडर नजर आता, पारस दिखाई न देता। फिर उसने एक रेस्तोरां से कुछ फासले पर टैक्सी रोक दी। बदस्तूर शहरजादा सा होकर रेस्तोरां में गया और वहां से एक चाय का चमचा लेकर आ गया। पारस के साय ने वो चमचा ले लिया। ड्राइवर फिर अपनी सीट पर आकर टैक्सी स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। पारस के साय ने जेब से एक छोटी सी डिब्बियाँ निकाली। उसमें से एक गोली निकालकर उसके टुकड़े किए। एक टुकड़ा निहायत छोटा सुई के नोक के बराबर किया, उसे चमचे में रखा। फिर चमचे में फीडर का दूध डालकर उस सुई की नोक के बराबर गोली को घोल दिया। इसके बाद सोने वाले बच्चे का मुंह खोलकर चमचे का सारा दूध उसके हलक से उतार दिया। बच्चा नींद में था। उसने दूध पी लिया। ऐसे वक्त गोली ने असर दिखाया। इसे पीते ही नन्हे के गोश्त पोस्त का जिस्म फीड आउट होते हुए साय में तब्दील हो गया। अब पिछली सीट पर वो बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ दूध से भरा हुआ एक फीडर रखा हुआ था। पारस ने इस फीडर को उठाकर अपने लिबास के अंदर रखा तो वो भी बूद से नाबूद हो गया। आर्मी हेडक्वार्टर से जरा दूर टैक्सी रुक गई। पारस ने बच्चे को गोद में लिया, दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। ऐसे वक्त वो ड्राइवर के दिमाग पर छाया हुआ था ताकि उसे यह ना मालूम हो कि वो टैक्सी ड्राइव करता हुआ आर्मी हेडक्वार्टर तक आया था। वो पूरी तरह गायब दिमाग था। उसका दिमाग इतना ही समझ रहा था जितना पारस समझा रहा था। वो टैक्सी को मोड़कर तेज रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ जाने लगा। पारस तारीकी में खड़ा इस ड्राइवर के अंदर मौजूद रहा। जब वो तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला तय करके उसी पुल पर पहुंचा जहां पारस को डॉली मिली थी तो उसने ड्राइवर के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो ड्राइवर चौंक कर खिड़की के बाहर पुल और दरिया को देख रहा था और सोच रहा था कि टैक्सी यहाँ क्यों रुकी है, वो यहाँ कैसे आ गया। फिर कुछ याद करते उसने पिछली सीट की तरफ देखा तो उसे बच्चा भी नजर नहीं आया। वो दोनों हाथों से सर थाम कर सोचने लगा, मैं जाग रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ। उसे अपनी किसी सवाल का जवाब नहीं मिल सकता था। पारस दिमागी तौर पर हाजिर होकर आर्मी हेडक्वार्टर के बड़े गेट के करीब आया, फिर बच्चे के साय समेत एक मुसल्ला फौजी पहरेदार के जिस्म में समा गया। इसके बाद उसके दिमाग पर गालिब आया तो उस फौजी ने अपने साथी पहरेदार से कहा, मैं अभी टॉयलेट से आता हूँ। वो गेट के अंदर आ गया। टॉयलेट करीब था लेकिन पारस उसे एक दूसरे फौजी जवान के पास ले गया। उसे छोड़कर एक दूसरे के जिस्म में समा गया और उसे लेकर अस्पताल पहुंच गया। एक नर्स टेलीपैथी जाने वालों के स्पेशल वार्ड की तरफ जा रही थी। पारस बच्चे के साय समेत उसके अंदर मुंतकिल हो गया। प्रभा रानी के कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए मुसल्ला पहरेदार ने नर्स की तलाशी ली। जब से 6 टेलीपैथी जाने वाले मारे गए थे तब से नर्सों और डॉक्टरों को भी चेक किया जाता था। वह नर्स कमरे में आई, फिर उसे एक दवा पिलाने लगी। ऐसे वक्त पारस उस बच्चे के साथ प्रभा रानी के अंदर समा गया। वो पारस की मर्जी के मुताबिक बेचैनी जाहिर करते हुए बोली, नर्स फौरन डॉक्टर को बुलाओ, मैं माँ बनने वाली हूँ। नर्स ने कहा, पता नहीं आपको ये वहम क्यों हो गया है। हमारी तजुर्बाकार लेडी डॉक्टर ने आपको अच्छी तरह चेक किया था। आपके दिमाग में ख्वामखा ये बात बैठ गई है कि आप माँ बनने वाली हैं। उसकी बात खत्म होते ही पारस ने उसके अंदर आकर बच्चे के रोने की आवाज़ निकाली। नर्स ने हैरान होकर कहा, यह बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। पारस फिर प्रभा रानी के पास आ गए। वो बोली, ये मेरे होने वाले बच्चे की आवाज़ है। प्लीज़ लेडी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे फ़ौरन लेबर रूम ले चलो। पारस कभी उसके और कभी नर्स के अंदर जा रहा था। उसने फिर बच्चे के रोने की आवाज़ निकाली। नर्स बौखला गई, दौड़ती हुई लेडी डॉक्टर के पास आई, फिर बोली, वो जो प्रभा रानी है वो दुरुस्त कह रही है, उसे फ़ौरन लेबर रूम ले जाना होगा, वो माँ बनने वाली है। लेडी डॉक्टर ने नागवारी से कहा, क्या बकवास कर रही हो, ना उसका पेट निकला है, ना पेट में किसी नन्हे से वजूद के आसार हैं। क्या तुम भी उसकी तरह एबनॉर्मल हो गई हो? मैं सच कहती हूँ, उसके पेट में बच्चा रो रहा है। यू शट अप। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि पैदाइश से पहले बच्चे के रोने की आवाज़ माँ के पेट से आई हो? लेडी डॉक्टर कभी ना मानती और कभी प्रभा रानी के पास ना जाती, लेकिन पारस की टेलीपैथी के ज़रिए असर तेज़ी से चलती हुई उस कमरे में आई। उसने प्रभा रानी के पेट पर हाथ रखकर देखा। पारस ने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे कुछ महसूस कराया। लेडी डॉक्टर ने झुककर उसके पेट से कान लगाया। पारस ने लेडी डॉक्टर के दिमाग में बच्चे के रोने की आवाज़ पैदा की। वह चौंक कर सीधी खड़ी हुई, फिर बोली, ओ माई गॉड, ये मेरी मेडिकल लाइफ में पहला तजुर्बा है। वाकई बच्चा पैदाइश से पहले माँ के पेट में रो रहा है। इसे फ़ौरन लेबर रूम ले चलो। ज़रा सी देर में जैसे हलचल सी मच गई।
कई नर्सें और वार्ड बॉयज आ गए थे। प्रभा रानी को स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे। लेडी डॉक्टर ने सुपर मास्टर को फ़ोन पर इतला दी। उसे भी यकीन नहीं आया। उसने बॉबी बेकर से रब्ता किया। फ़ौरन देवी जी को मुखातिब करो और उन्हें बताओ कि प्रभा रानी को लेबर रूम पहुंचाया जा रहा है, वो भी माँ बनने वाली है। यह ऐसा अजीब और नाकाबिले फहम केस था जिस पर यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए सुपर मास्टर के साथ तीनों अफवाज के आला अफसरान भी अपनी नींद छोड़कर अस्पताल चले आए। इतनी देर में देवी भी आ गई थी। वो लेडी डॉक्टर के दिमाग में पहुंची हुई थी। पारस ने उसे लेडी डॉक्टर के अंदर बोलते सुना तो वहां से निकल आया। क्योंकि अब वो लेडी डॉक्टर के दिमाग में बच्चे के रोने की आवाज़ निकालता तो देवी समझ लेती कि एक टेलीपैथी जानने वाले की शरारत है। उधर जैसे ही देवी ने लेडी डॉक्टर से कहा कि वो प्रभा रानी के पेट से कान लगाए, तो उधर पारस के साय ने प्रभा रानी के अंदर बच्चे के साय की हल्की सी चुटकी ली। वो नींद से चौंक कर रोने लगा। इस बार सचमुच बच्चा रो रहा था और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए देवी हैरान रह गई। प्रभा रानी के आधे जिस्म पर चादर डाल दी गई। लेडी डॉक्टर ने चादर के अंदर हाथ डाला, फिर एकदम से हैरान होकर बोली, हो गया। देवी ने पूछा, क्या हो गया? बेटा हुआ है। यह यकीन करने वाली बात नहीं थी। वहां सब औरतें थीं। प्रभा रानी की चादर हटा दी गई। फिर कितनी ही नर्सें हैरानी से चीख पड़ी। एक बच्चा था मगर साया था। वो साया नन्हे नन्हे हाथ पांव झटक कर रो रहा था। देवी का सर चकरा गया। वो एक साय वाला भरपूर जवान दुश्मन बरादर कबीर मारा गया था। चूंकि प्रभा रानी एक साय के साथ वक्त गुजारती रही थी, इसलिए मरहूम साय का बच्चा भी साया बनकर दुनिया में आया था। देवी चंद लम्हात के लिए ख्याल ख्वानी भूल गई, अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई और दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गई। अज़ल से अब तक इंसानी जिंदगी में और मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा मंजर देखने में नहीं आया था, जैसा कि वो शैतान इब्ने शैतान दिखा रहा था। फौज के सिपाही और अफसरान खाने पीने और सोने जागने के औकात के पाबंद होते हैं। जागने का वक्त हो तो कभी नहीं सोते और सोने का वक्त हो तो कभी नहीं जागते। लेकिन उस रात 2 बजे आर्मी हेडक्वार्टर का पूरा अमला बेदार हो गया था। बात ऐसी नाकाबिले फहम और इतनी दिलचस्प थी कि सब अपना बिस्तर छोड़कर अस्पताल की तरफ आ रहे थे। वो सब एक ऐसे बच्चे को देखना चाहते थे जो साया बनकर पैदा हुआ। सुपर मास्टर वाशिंगटन के तिब्बी माहिरीन, इल्मुल अब्दान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टरों और साइंसदानों से रब्ता कर रहा था और इस नौज़ायदा अजूबे के मुतल्लिक उन्हें बताकर कह रहा था कि वो फ़ौरन हेडक्वार्टर आएँ और ज़च्चा और बच्चा का मुआयना करें। ये अजीब बात मालूम करें कि प्रभा रानी बज़ाहिर हामला नजर नहीं आती थी। क्या इसलिए कि उसके पेट में गोश्त पोस्ट का इंसान ही महज आया था? और कैसा हो सकता है कि एक औरत महज एक इंसानी साय से ताल्लुक़ रखे तो उसकी औलाद भी साया बनकर पैदा हो? अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर यह कैसे मुमकिन हो गया? यह नन्ना सा साया जिसे वजूद भी नहीं कहा जा सकता और गैर मौजूद भी नहीं कहा जा सकता, आखिर ये है क्या चीज़? क्या वाकई मरहूम बरादर कबीर की औलाद है? बरादर कबीर का नाम ऐसा था जिसे सुनकर देवी को बुखार सा महसूस होने लगा। वो तो समझ रही थी कि उसकी मौत से बहुत सी परेशानियां और नाकामियां दूर हो चुकी हैं, लेकिन एक की मौत के बाद जूनियर बरादर कबीर पैदा हो गया था। एक हाथ भर के बच्चे की औकात ही क्या थी? वो चाहती तो इसे चूंटी की तरह मसल देती, लेकिन सुपर मास्टर ने कहा कि इस बच्चे को जिंदा रखना होगा। बड़े बड़े माहिरीन इसका मुआयना और मुशाहदा करने आ रहे हैं। फिर MIM की उसी ख्याल ख्वानी करने वाले पारस ने एक फौजी जवान के अंदर रहकर सुपर मास्टर के दफ्तर में आकर कहा, हम बरादर कबीर की तजहीज़ व तकफीन से फारिग हुए तो ये खुशखबरी मिली कि हमारे सरबराह के एक बेटे ने जन्म लिया है। हम चाहें तो इसे अभी यहाँ से ले जाएं, लेकिन आपके माहिरीन इसका मुआयना करने वाले हैं। हम उनकी मेडिकल रिपोर्ट सुनना पसंद करेंगे और ये मालूम करना चाहेंगे कि वो बच्चा अपने बाप की तरह कभी गोश्त पोस्ट के जिस्म में ज़ाहिर होगा या नहीं। फौज के काला अफसर ने कहा, हम ये तमाम बातें मालूम करना चाहते हैं, इसलिए उसे यहाँ हेडक्वार्टर में रखा है। आप ज़रूर इसे रखें, मगर ये ना भूलें कि वो MIM वालों की अमानत है। अगर आपकी देवी जी या कोई और दुश्मन बच्चे को ज़रा भी नुकसान पहुंचाएगा तो यहूदी, ईसाई और भारतीय टेलीपैथी जानने वालों में से एक भी जिंदा नहीं रह सकेगा और आइंदा कोई ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने नहीं पाएगा। ये धमकी भी ज़बरदस्त थी और मौसर भी। देवी और सुपर मास्टर इसे गीदड़ भभकी नहीं कह सकते थे, क्योंकि एक रात पहले 6 भारतीय रोबोट किस्म के टेलीपैथी जानने वाले मौत के घाट उतार दिए गए थे। आइंदा सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वालों को भी हेडक्वार्टर के अस्पताल से कब्रिस्तान पहुंचाया जा सकता था। इसके बाद यहूदी टेलीपैथी जानने वालों की भी शामत आ सकती थी। सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका, इस्लामी दुनिया पर आसे बनकर छा जाने वाला इसराइल और एशिया में फौजी ताकत बनकर उभरने वाले भारत के लिए ये बात तौहीन आमेज थी कि MIM जैसी नई तंजीम जो कुछ अर्सा कबल उभरी थी, उसने 3 बड़े ममालिक को बेबस और मजबूर कर दिया। एक आला फौजी अफसर ने कहा, यह हमारी इंसल्ट है कि हम एक नई तंजीम को सियासी शिकंजे में जकड़ नहीं सकते हैं। उनका एक मुजाहिद भी हाथ नहीं आता। सुपर मास्टर ने कहा, अब इस तंजीम के मुजाहिदीन हमारे हाथ आ सकते हैं, उनसे समझौता भी हो सकता है और उन्हें मुख्तलिफ हथकंडों से दबाव में भी लाया जा सकता है, क्योंकि उनका सबसे चालाक और मक्कार ब्रेन मास्टर बरादर कबीर मारा गया है। देवी ने कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब तंजीम का जो नया सरबराह आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि बरादर कबीर की तरह ज़बरदस्त हो, फिर मेरे लिए बड़ी आसानियाँ होंगी। उस मरने वाले बरादर कबीर का दिमाग गैर मामूली था। मैं उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकती थी। उसके दिमाग में पहुँचते ही वो मेरी सोच की लहरों को समझ लिया करता। एक आला अफसर ने कहा, अब देखना यह है कि उनका सरबराह हमसे रब्ता करके
हमें अपनी आवाज़ सुनाएगा या नहीं। अगर वो खामोशी इख्तियार करेगा तो हमारी देवी भी उसके दिमाग में पहुंचने का रास्ता नहीं बना सकेंगी। 2 दिन बाद वो नए सरबराह का इंतखाब करेंगे और 2 दिन बहुत होते हैं। हमें ट्रांसफार्मर मशीन की हिफाजत और नए टेलीपैथी सीखने वालों की सलामती के लिए ऐसी ठोस प्लानिंग करना चाहिए कि हमारे किसी काबिल फ़र्द को उन दुश्मनों से कभी एक ज़रा नुकसान ना पहुंचे। हमें इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि दुश्मनों को हमारे नए टेलीपैथी सीखने वालों को इल्म कैसे हो जाता है। वो कैसे जान लेते हैं कि हम कितनी तादाद में अमरीकी और कितनी तादाद में भारतीय जवानों को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारे हैं। ये तो सीधी सी समझ में आने वाली बात है कि वो साया बनकर हम में से किसी के अंदर समा जाता है और हमारे तमाम मंसूबे मालूम कर लेता था। वो साया बनने वाली गोलियां अब भी कहीं हैं। वो मुजाहिदीन के पास होंगी या फिर बरादर कबीर ने अपनी मौत से पहले कहीं छुपा कर रखी होंगी, या इसका कोई बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद मातियत होगा जो उन गोलियों का राज जानता होगा। देवी ने कहा, मेरा ख्याल है MIM का जो मुजाहिद ख्याल ख्वानी के जरिए अक्सर यहाँ आता है और अब भी आकर वह धमकी देगा, वही बरादर कबीर का खास मातियत होगा। यह अंदाज़ा इस तरह भी होता है कि उसने बरादर कबीर की तरह आवाज़ें बदल कर बोलना सीखा है। मैंने कई बार उसकी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके अंदर पहुंचना चाहा, लेकिन नाकाम रही। वो यहाँ आकर जिस तरह बोलता है, उस आवाज़ और लहजे वाले का दिमाग मुझे कभी नहीं मिला। एक आला फौजी अफसर ने कहा, देवी जी एक और बात है, वो ये कि आप सुपर मास्टर के अंदर आकर बोलती हैं तो वो ऐसे वक्त भी चला आता है। इस तरह सुपर मास्टर उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता और वो दुश्मन इस तरह हमारी तमाम बातें सुन लेता है। देवी ने कहा, हमारी इतनी गुफ्तगू से 2 बातें समझ में आई हैं। एक तो ये कि वो साया बनने वाली गोलियां अगर मुजाहिदीन के पास मौजूद हैं तो उनमें से कोई फिर साया बनकर आप में से किसी के अंदर आ सकता है। दूसरी बात यह कि मुझे मोहतात रहकर सुपर मास्टर के दिमाग में आना चाहिए, बल्कि दूसरा तरीका ये इख्तियार करना चाहिए कि मैं आइंदा किसी फौजी जवान को आलाकार बनाकर इस दफ्तर में आते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर लूँ, ताकि मुखालिफ ख्याल ख्वानी करने वाला किसी दूसरे फौजी जवान को आलाकार बनाकर बेधड़क अंदर ना आ सके। दरवाज़ा बंद रहेगा तो वो बाहर ही रह जाएगा। फिर हम यहाँ जो भी मंसूबे बनाएंगे उसका इल्म उन दुश्मनों को नहीं हो सकेगा। सबने तायद की कि यह तरीका मुनासिब रहेगा। मुखालिफ ख्याल ख्वानी करने वालों का रास्ता रोकने की एक सूरत निकल आई थी। सिर्फ इन गैर मामूली गोलियों का मसला रह गया था। ये मालूम करना ज़रूरी था कि बरादर कबीर की मौत के साथ ही वो गोलियां भी किसी खुफिया जगह रह गई हैं, या उसने अपनी ज़िंदगी में किसी खास मातियत और काबिल एतमाद मुजाहिद को वो गैर मामूली हथियार दे दिया था, जिस हथियार के मुकाबले में देवी जैसी आत्मशक्ति वाली भी बेबस हो जाती थी। इंटरकॉम से इशारा मौसूल हुआ। सुपर मास्टर ने एक बटन दबाया। स्पीकर से एक डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी, सर, डॉक्टर, साइंसदान और माहिरीन की मीटिंग शुरू होने वाली है। आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ, हम अभी आ रहे हैं। यह कहकर उसने इंटरकॉम को ऑफ कर दिया। इसके साथ ही फौज के 3 अफसरान उठ गए। देवी ने कहा, मैं मीटिंग हॉल में पहुंचकर किसी डॉक्टर या माहिर इल्मुल अब्दान के दिमाग में रहूंगी और उसकी रिपोर्ट सुनती रहूंगी। अस्पताल के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ एक बड़ी सी मेज़ के अतराफ डॉक्टर्स, इल्मुल अब्दान के माहिरीन और साइंसदान बैठे हुए थे। इस बड़ी सी मेज़ पर एक छोटा सा आरामदेह बिस्तर बिछा हुआ था। इस पर बच्चे का साया लेटा हुआ था। एक बूढ़ा डॉक्टर फीडर के जरिए इस नन्हे साये को दूध पिला रहा था। दूसरे माहिरीन इसे गौर से देख रहे थे। फीडर की निप्पल का जितना हिस्सा नन्हे साये के होंठों के अंदर गया था उतना हिस्सा नजर नहीं आ रहा था, और फीडर का जो दूध बच्चे के मुंह में जा रहा था वो होंठों के अंदर जाते ही नजरों से ओझल हो जाता था। यूं समझ में आ रहा था कि बच्चा शकमसेर होकर दूध पी रहा है। सुपर मास्टर और फौज के अफसरान ने भी आकर यह सब कुछ देखा। देवी इल्मुल अब्दान के एक माहिर के दिमाग में आ गई। वो माहिर कह रहा था, हम तमाम माहिरीन, साइंसदान और डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह बच्चा महज साया नहीं है। हमने इसे उठाकर देखा और एक गोश्त पोस्ट के जिस्म को महसूस किया है। इसके दिल की धड़कनें मुनासिब रफ्तार पर हैं और इसका वजन 12 पाउंड है। यह एक नौज़ायदा बच्चे के वजन से भी बहुत ज़्यादा है। यूँ लगता है कि यह 3 या 4 माह का बच्चा है और इसके दूध की खुराक भी नौज़ायदा बच्चे से ज़्यादा है। सुपर मास्टर ने कहा, हम समझ रहे थे कि यह महज साया है, इसलिए इसकी माँ का हमल जाहिर नहीं हुआ था। आपके बयान के मुताबिक यह गोश्त पोस्ट का है, तो फिर इसकी माँ में मखसूस निशानियाँ नज़र क्यों नहीं आई? एक साइंसदान ने कहा, अभी आपके सवाल का माकूल और मुकम्मल जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक अकल कहती है कि जिस तरह फीडर की निप्पल इसके होंठों के दरमियान जाकर नज़रों से ओझल हो जाती है और दूध इसके अंदर पहुंचकर दिखाई नहीं देता, उसी तरह यह साया बच्चा अपनी माँ के पेट में अपनी माँ को तो महसूस होता था, लेकिन बाहर से ना हमल जाहिर होता था और ना ही डॉक्टरों को चेकअप के जरिए इसका इल्म होता था। एक फौजी अफसर ने पूछा, क्या इसे एक्सरे मशीन के जरिए देखा जा सकता है? जी हाँ, हमने इसके कई एक्सरे फ़ोटो लिए हैं। आप इस लिफाफे में इस नन्हे बच्चे का दिल, गुर्दे, फेफड़े, हड्डियाँ और पसलियाँ देख सकते हैं। वो अफसरान लिफाफे से एक्सरे रिपोर्ट देखने लगे। वह सिर्फ एक बच्चे की ऐसी रिपोर्ट थी जो हर तरह से सेहतमंद था। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या ये बच्चा अपने बाप की तरह कभी गोश्त पोस्ट के जिस्म में सबकी निगाहों के सामने दिखाई देगा? हम यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन जो खुसूसियात बाप में थी वो बेटे से भी जाहिर हो सकती हैं। यह आइंदा मालूम हो सकेगा। सुपर मास्टर ने देवी की मर्जी के मुताबिक कहा, एक अहम और नाकाबिल फ़हम बात यह है कि बरादर कबीर और प्रभरानी के ताल्लुकात 1 माह पहले हुए थे।
उससे पहले टेलीपैथी के जरिए मालूम किया गया था कि प्रभा रानी एक अंग्रेज से शादी करने वाली थी, लेकिन उस अंग्रेज या किसी से भी उसके जिस्मानी ताल्लुकात नहीं रहे थे। फिर यह कैसे मुमकिन है कि एक माँ के ताल्लुकात में वो ब्रादर कबीर के बच्चे की माँ बन जाए और इसी एक माह के बाद उसे जन्म भी दे? एक माहिर ने कहा, यह बड़ी हैरान कुन और समझ में ना आने वाली बात है। फिलवक्त तो मैं यही कहूँगा कि आपके टेलीपैथी के इल्म ने आपको भड़काया है, यानी इस इल्म के जरिए सही मालूमात हासिल करने में कहीं खामी रह गई है। हो सकता है ब्रादर कबीर का साया बहुत पहले से प्रभा रानी से ताल्लुक़ रखता हो और ये बात प्रभा रानी के जहन से भुला दी गई हो और आपकी टेलीपैथी जानने वालों को यह हकीकत मालूम ना हो सकी हो। दूसरे माहिर ने कहा, मुख्तसर यह कि हम इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। आप हजरात भी कोई बात इस तरह गलत समझ रहे हैं कि वो टेलीपैथी के हवाले से दुरुस्त नजर आ रही हो और दुश्मन चाहता हो कि आप उसी तरह गलत समझते रहें। कोई बात नाकाबिले फ़हम हो तो इंसान उस पर मगजमारी करते करते आजिज़ आकर किसी एक राय से मुत्तफिक हो जाता है या फिर बाद में उस पर गौर करने के लिए वक्ती तौर पर उससे कतराने लगता है। यह अजीबोगरीब तमाशा पारस कर रहा था, इसलिए वो भी मौजूद था। उसने एक डॉक्टर की ज़ुबान से कहा, मैं MIM का मुजाहिद हूँ। आप हजरात से पूछने हूँ कि बच्चे के मुतालिक तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं तो मैं इसे ले जाऊँ? सुपर मास्टर ने कहा, ऐसी भी क्या चलती है, अभी तो तहकीकात जारी हैं। हम जानते हैं ये तुम्हारे सरबराह की अमानत है, लेकिन माहिरीन को थोड़ा वक्त दो। ये सजूबे को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। मैं बड़ी देर से इन माहिरीन की रिपोर्ट सुन रहा हूँ। ये मालूम कर चुके हैं कि ये इंसान का बच्चा है, गोश्त पोस्त का जिस्म रखता है, इसका वजन है, ये साए की तरह नाकाबिले गिरफ्त नहीं है। आप इसे छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, हाथों में उठा रहे हैं और इसे दूध भी पिला रहे हैं। इसके बाद समझने के लिए क्या रह गया है? दूसरे डॉक्टर ने कहा, यह ऐसी चीज़ है कि इसे ऑब्जर्वेशन में रखकर इसके मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट करना चाहिए। अभी इसे अस्पताल में रहना चाहिए। हम तमाम मुजाहिदीन ने फैसला किया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा कल रात 12 बजे तक यहाँ रहने दिया जाएगा। कल आधी रात को ठीक 12 बजे एक गाड़ी हेडक्वार्टर के सामने आएगी। अगर प्रभा रानी अपने बच्चे के साथ आना चाहे तो हमें एतराज़ नहीं होगा, वरना बच्चे को मज़कूरा गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया जाए, फिर वो बच्चा अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। एक डॉक्टर ने कहा, बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कल आधी रात तक का वक्त काफ़ी नहीं है, इसे कम से कम 3 दिन तक यहाँ रहने दिया जाए। पारस ने कहा, मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बच्चे की देखभाल के लिए हमारे पास भी दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और नर्स वगैरह हैं। सुपर मास्टर ये समझ ले कि बच्चा जैसे ही हेडक्वार्टर से बाहर जाएगा वैसे ही इसके तीनों नए टेलीपैथी जानने वालों के सरों पर नंगी तलवारें लटकती रहेंगी। अगर बच्चे और गाड़ी का ताकुब किया जाएगा तो ये नंगी तलवारें तीनों टेलीपैथी जानने वालों की खोपड़ियों में पैवस्त हो जाएंगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, कल अपनी अमानत लेने आऊँगा। इसके बाद खामोशी छा गई। रात के 3 बज रहे थे। तमाम माहिरीन ने कहा, बच्चा नॉर्मल और सेहतमंद है, हमें अब आराम करने की इजाज़त दी जाए, हम कल सुबह 10 बजे हाजिर हो जाएंगे। दूसरे ने कहा, इस बच्चे के लिए 2 नर्सों के अलावा एक डॉक्टर की भी ड्यूटी लगाई जाए। कल आधी रात तक ड्यूटी बदलती रही, लेकिन बच्चे को बिल्कुल तनहा न छोड़ा जाए। वो लोग ज़रूरी हदायत देकर चले गए। देवी ने सुपर मास्टर से कहा, आप लोग भी जाकर नींद पूरी करें, मैं अभी मसरूफ़ रहूँगी। देवी जी, आपको भी नींद पूरी करके ताज़ादम होकर कुछ ऐसी तदबीरों पर अमल करना चाहिए कि हम इस बच्चे से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकें। हमारी यही कोशिश होगी। अब आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। वह सुपर मास्टर से रुखसत होकर प्रभा रानी के पास आई और खामोशी से उसकी सोच में सवालात करके उनके जवाब मालूम करने लगी। उसने सवाल किया, जब बच्चा जन्म ले रहा था तो क्या मैं दर्द ज़ा में मुब्तला थी और इसका जन्म होते हुए महसूस कर रही थी? प्रभा रानी की सोच ने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं क्या जानूँ कि माँ बनते वक्त क्या होता है। सिर्फ सुना है कि औरत बड़े दर्द और करब से गुजरती है। जब बच्चा मेरे वजूद के अंदर रो रहा था तो मुझ पर अजीब सी बेखुदी तारी हो गई थी। मैं एक ऐसे आलम में थी कि मुझे अपने होने या ना होने का कोई इल्म नहीं। जब यह शोर बुलंद हुआ कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो मुझे होश आया और मैं सर्द मौसम में भी पसीना पसीना हो गई। देवी उसकी सोच की लहरों को सुन रही थी और अपनी इस गलती को भी समझ रही थी कि ज़चकी के वक्त उसे प्रभा रानी के दिमाग में रहना चाहिए था, लेकिन पेट के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थीं और यह ऐसी अजीबोगरीब बात थी कि वह प्रभा रानी को भूलकर बच्चे की तरफ तवज्जो देती रही थी। फिर उसने दूसरा सवाल किया, क्या मैं अपने बच्चे के लिए ममता महसूस कर रही हूँ? हाँ, वो मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहले मर्द का बच्चा है। मैं इस बच्चे को सीने से लगाकर ब्रादर कबीर को याद करती रहूँगी, लेकिन ब्रादर कबीर के मुजाहिदीन बच्चे को साथ ले जाएंगे तो क्या मैं अपनी देवी जी को छोड़कर बच्चे के साथ चली जाऊँगी? कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर देवी देवता के चरणों में नहीं रहती। देवी से प्रार्थना करती है कि उसके बच्चे को लंबी और खुशहाल ज़िंदगी दे और माँ का साया उसके सर पर रखे। तब देवी ने उसे मुखातिब किया, हेलो प्रभा, कैसी हो? आपकी मेहरबानियाँ, खैरियत से हूँ। अभी मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। ये ख्याल आ रहा था कि MIM वाले मेरे बच्चे को ले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। तुम सब्र करोगी, देवी पर भरोसा करोगी। मैं तुम्हारे बच्चे के ज़रिए दुश्मनों की शारक तक पहुँच जाऊँगी। अगर मैं भी बच्चे के साथ जाऊँगी तो आप मेरे ज़रिए भी दुश्मनों के बहुत से राज मालूम कर सकेंगी। नहीं, मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा है। तुम बच्चे के साथ उनके पास जाओगी तो वह तुम्हारा ब्रेन वॉश करेंगे, तुम्हें मेरी आलाकार बनकर रहने नहीं देंगे, तुम्हारी शख्सियत बदल कर तुम्हारे जहन से बच्चे और ममता को भी बुला देंगे। हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं।
कि आप बच्चे को मुझसे जुदा होने से नहीं रोक सकती। बच्चा सिर्फ कुछ दिनों के लिए जुदा होगा, फिर मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। तुम नहीं जानती हो, तुमसे पहले उन्होंने डमी शीतारा और पूजा को मुझसे छीन लिया। फिर ब्रेन वॉशिंग के जरिए उनकी शख्सियत ऐसे बदल दी कि वो दोनों मुझसे अजनबी हो गई हैं। उनकी आवाज़ें और लहजे ऐसे बदल गई हैं कि मैं उन दोनों को कहीं बोलते हुए भी सुन नहीं सकती। एक बार सुन लूँ तो फिर उनके अंदर किसी रुकावट के बगैर पहुंच जाऊंगी। जब वो ब्रेन वॉशिंग के जरिए मेरी ममता को ही बुला देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। आप पर भरोसा करती रहूंगी कि आप जल्द ही मेरे बच्चे को मेरे पास ले आएंगी। मैं ज़रूर लाऊंगी। बाप के मरने के बाद बच्चे पर सिर्फ माँ का हक होता है। तुम अब सो जाओ, मैं जा रही हूँ। बच्चे की फिक्र न करो, उसे यहाँ खसूसी तवज्जो के साथ रखा गया है। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वह जिस मुल्क में थी वहाँ अभी रात के 10 बजे थे। एक तो वो जल्दी सोने की आदि नहीं थी, दूसरे इस अजीबोगरीब बच्चे और MIM वालों के चैलेंज ने उसकी नींद उड़ा दी थी। अभी उसके लिए 2 बातें अहम थी। एक तो ये कि वो बच्चे के जरिए किसी तरह MIM वालों के खुफिया अड्डे तक पहुंच सकती है। दूसरी ये कि वो गैर मामूली गोलियां कहाँ हैं, उन मुजाहिदीन के पास हैं या नहीं। अगर नहीं है तो ब्रादर कबीर ने अपनी हलाकत से पहले उसे कहाँ छुपाया होगा। दूसरी तरफ पारस जमाइयाँ ले रहा था, अब आराम से सोना चाहता था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए सानी से रब्ता करके कहा, मेरी प्यारी भाभी जान। वो बोली, क्या बात है, इतनी मोहब्बत और शराफत से मुखातिब कर रहे हो? वो बात यह है कि आज ही मुझे तुम्हारी शराफत का पता चला, वरना मैं तुम्हें छिछोरी, बदमिजाज और आवारा। वो बात काट कर बोली, खबरदार आगे ना बोलना, वरना सांस रोक कर भगा दूंगी। तुम लड़कियों के नखरे और मजाज समझ में नहीं आते। कितनी इज्जत से मुखातिब कर रहा था, मगर इज्जत तुम्हें रास नहीं आई। बकवास करोगे या काम की बातें भी करोगे? मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कुछ काम निपटा दो। वो तो निपटा दूंगी, मगर याद रखो 7 घंटे बाद शहनाज साहब का डमी शीतारा से तुम्हारा निगाह होगा। तुम्हें मामा के पास हाजिर होना है। मुझे 6 घंटे सोने का मौका दो, मैं 7वें घंटे में हाजिर हो जाऊंगा। फिर वो सानी को डॉली और उसके बच्चे के बारे में बताने लगा। फिर ये भी बताया कि उस बच्चे के जरिए किस तरह देवी और सुपर मास्टर वगैरह की नींदें उड़ा रहे। सानी ने तमाम वाक़यात सुनकर कहा, तुम पक्के बदमाश हो। बेचारी प्रभा रानी को ख्वामखा माँ बना दिया, जबकि उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। तुम्हें यह तमाशा करते हुए शर्म नहीं आई? अगर शर्म किसी हसीना का नाम है तो अभी तक मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। अब तुम मेरी अम्मा बनकर नसीहतें ना करो, बस मेरा काम कर दो। बोलो मुझे क्या करना है? मैं तुम्हें अभी डॉली के दिमाग में पहुंचा दूंगा। उस पर अमल करके उसका दिमाग लॉक कर दो, ताकि मेरे सिवा कोई और ख्याल ख्वानी करने वाला उसके अंदर ना आ सके। किसी वक्त देवी आ सकती है, वह तनवीमी अमल के ताले तोड़कर भी दिमागों में घुस जाती है। इस सिलसिले में जनाब तबरेज़ी से पूछो। मैं चाहता हूँ कि देवी बच्चे की असली माँ तक ना पहुँचे। ठीक है, मैं इस सिलसिले में मोहतरम बुजुर्ग से बात करूंगी। आगे बोलो। बाल्टीमोर में एक बहुत बड़ा कैसीनो है। डॉली के बेवफा महबूब हेनरी वर्थ ने इस कैसीनो की दौलतमंद मालका से शादी की है। तुम डॉली के जरिए उस बेवफा को फ़ोन कराओ, उसकी आवाज़ सुनो, उसकी दौलतमंद जुए का धंधा करने वाली बीवी के पास पहुंचकर उसे सैर ज़्यादा करो। मैंने डॉली से कहा है कि यहाँ के वक्त के मुताबिक कल दोपहर तक उसके लॉन में जो सबसे ऊंचा दरख्त है उसके पीछे उसे बेशुमार डॉलरों से भरा हुआ ब्रीफकेस मिलेगा, और एक नए मॉडल की कीमती कार उसकी आंटी के मकान के सामने खड़ी होगी। उसके डैशबोर्ड में गाड़ी के जो कागजात होंगे वो डॉली के नाम के होंगे। अब ये सब कुछ कैसे होगा और तुम क्या करोगी ये तुम समझो। क्या मैं सोने के लिए जाऊं? पहले तो मुझे डोली के पास पहुंचाओ। वह पारस के दिमाग में आ गई। उसने सानी को डोली के अंदर पहुंचाया। वो गहरी नींद में थी। सानी ने उसकी आवाज़ और लहजे को याद कर लिया, फिर कहा, अब मुझे प्रभा रानी और उस बच्चे तक ले जाओ। पारस उसे पहले प्रभा रानी के पास ले आया। ये वही वक्त था जब देवी प्रभा रानी के अंदर आकर उसे बातें कर रही थी। उन दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद सानी ने कहा, यह देवी MIM तक पहुंचने की धुन में है, और फिल वक्त इसके पास वही एक बच्चा है जिसको जरिया बना सकती है। अगर वो बच्चे के दिमाग में रहेगी तो इस दुनिया को ना समझने वाला बच्चा इसकी रहनुमाई नहीं कर सकेगा, लेकिन वह इसके अंदर रहकर तुम्हारी बातें सुन सकती है और इस तरह मालूम कर सकती है कि तुम इस नन्हे को कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन वो बच्चे के दिमाग में कैसे पहुंचेगी? अभी उसकी कोई मखसूस आवाज़ और लहजा नहीं है। अगर वो नज़र आता तो वो अपने मामूल ख्याल ख्वानी करने वालों के जरिए इस नन्हे की नन्ही आंखों में झांकती और दिमाग में पहुंच जाती। लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ एक साया है। बाज़ 4 माह के बच्चे ऊँ या ऐसी बेतुकी आवाज़ें निकालते हैं। हो सकता है ऐसी आवाज़ों को वो गिरफ्त में लेकर उसके अंदर पहुंच जाए। पारस सानी के साथ उस डॉक्टर के पास आया जो 2 नर्सों के साथ एक कमरे में बच्चे की निगरानी कर रहा था। उसके जरिए पता चला कि बच्चा एक पालने में है। एक साए के हाथ पांव हिलने से पता चल रहा है कि वो जाग रहे। उसी वक्त डॉक्टर के अंदर देवी की सोच की लहरें सुनाई दी। वो कह रही थी, मैं देवी बोल रही हूँ, इस साए को गुदगुदी करो या कुछ इस तरह छिड़ो कि वो हंसे और मुंह से कुछ आवाज़ें निकालने लगे। डॉक्टर ने उसकी हदायत पर अमल किया। गुदगुदी करने से बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा, फिर आ पापा पापा की आवाज़ें निकालने लगा। सानी और पारस ने बड़ी तवज्जो से इन तमाम आवाज़ों को सुना, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते उसके अंदर पहुंच गए, मगर खामोश रहे। उन्हें यकीन था कि इस नन्हे से दिमाग में देवी भी पहुंची हुई है और नन्हे से खामोश दिमाग का मुशाहिदा कर रही है। वहाँ जैसे सफ़ेद नौरानी धुंध छाई हुई थी।
न वो बच्चा कुछ समझ सकता था और न अपने अंदर आने वाली तीन तीन सोचों की लहरों को महसूस कर सकता था। फिर उन्हें चुमकारने की आवाज़ें आईं। देवी उसे चूमने के अंदाज में आवाज़ें निकाल रही थी। हाथ पांव हिलाने वाला बच्चा साकित हो गया था। उसके ज़हन में तजस्सुस का इजहार हो रहा था, जैसे वो सोच रहा हो कि ऐसी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। ऐसे वक्त उस कमरे में डॉक्टर नर्सों से बातें कर रहे थे। उस बच्चे के जहन और कुव्वत समाज से उन तीनों को, यानी सानी, पारस और देवी को, उस डॉक्टर के बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो बच्चा इंसानी बोलियों और अल्फाज वगैरह को समझ नहीं सकता था, लेकिन वो तीनों समझ रहे थे। सानी और पारस उसके अंदर से निकल आए। सानी ने कहा, देखा तुमने, मेरा शुबा दुरुस्त निकला। देवी, आइंदा इस बच्चे के अंदर रहकर तुम्हारी बहुत सी मसरूफियात को समझने लगेगी। पारस ने कहा, मैंने इस पहलू से सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ कि तुम्हें बुला लिया। वैसे बुलाने से पहले ये नहीं मालूम था कि तुम भी एक आध बच्चे की माँ हो और बच्चों के खाली दिमागों में झांकने का तजुर्बा रखती हो। मैं तुम्हारी बेतुकी बातों में उलझकर अपना दिमाग खराब करना नहीं चाहती। जाओ और इत्मीनान से सो जाओ, मैं तुम्हारे मामलात से निमट लूंगी। पारस दिमागी तौर से हाजिर हो गया। वह हेडक्वार्टर के अस्पताल में था। उसने प्रभा रानी के अंदर समाकर दिमाग को खास हदायत दी, फिर आंखें बंद करके गहरी नींद में डूबता चला गया। उसने 6 घंटे तक सोने के लिए दिमाग को हदायत दी थी, लेकिन 5 घंटे के बाद ही, छठे घंटे के दौरान अचानक उसकी आंख खुल गई और उससे गैर मामूली गोली का असर खत्म हो चुका था। इससे पहले हदायत पाने वाले दिमाग ने उसे खतरे से आगाह कर दिया था। वह फौरन ही प्रभा रानी के अंदर से निकलकर बिस्तर पर लुढ़कता हुआ पलंग के नीचे आ गया। उसी लम्हे उसने अपने हाथों और बदन के दूसरे हिस्सों को छूकर देखा। वह अपने मखसूस वजन रखने वाले गोश्त पोस्त के वजूद में जाहिर हो चुका था। इस वक्त शाम की रोशनी मध्यम पड़ रही थी। थोड़ी देर में रात होने वाली थी, लेकिन हेडक्वार्टर में रात को भी खास और अहम मुकामात में बल्ब वगैरह रोशन होते थे। अब वो नीम तारीकी में साए की तरह चुप नहीं सकता था। यूं भी वो तकरीबन 1.5 माह तक साया बनकर रहते रहते बेजार हो गया था। अब वो गैर मामूली गोली इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन हंगामी हालात से निपटने के लिए उसने बारीक से बारीक जर्रे के बराबर उस गोली का एक जर्रा अपनी दाढ़ में दबा लिया। वहां हजारों की तादाद में फौजी और लाखों की तादाद में असलहा था। उनकी तरफ से एक भी गोली आती तो वो बच नहीं सकता था। ऐसे वक्त सिर्फ साया बनकर ही महफूज रह सकता था। उस वक्त एक डॉक्टर नर्स के साथ आया। फिर प्रभा रानी का मुआयना करते हुए बोला, तुम दूसरे टेलीपैथी जाने वालों की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो। उन तीनों अमरीकी ख्यालख्वानी करने वालों को अस्पताल से छुट्टी हो गई है। प्रभा रानी ने कहा, फिर मेरी भी छुट्टी होनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन देवी जी का हुक्म है कि तुम्हें कल सुबह तक यहाँ रखा जाए। आज आधी रात को MIM वाले तुम्हारे बच्चे को यहाँ से ले जाएंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। देवी जी ने कुछ सोचा समझा होगा कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास रहना चाहिए। शायद वह दुश्मनों को बच्चा ले जाने के सिलसिले में नाकाम बना दें। मेरा बेटा मेरे ही पास रहे, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी नहीं हो सकती। देवी जी मुझ पर बड़ी मेहरबान है, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर उसे बातें करके नर्स के साथ चला गया। पारस ये मालूम करना चाहता था कि उसकी नींद के दौरान सानी ने उसके तमाम कामों की तकमील की है या नहीं, लेकिन वहां पलंग के नीचे लेटकर ख्याल ख्वानी के जरिए सानी से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं था। ये बात देवी भी जानती थी कि बरादर कबीर का साया भी किसी वक्त गोश्त पोस्त के जिस्म में ज़ाहिर हो सकता है। हालांकि वो यकीन दिला चुका था कि बरादर कबीर मर चुका है। देवी, सुपर मास्टर और दाऊद मंडोला को उसकी मौत का बिल्कुल यकीन हो चुका था। इसके बावजूद शुबे की गुंजाइश कहीं ना कहीं रह जाती है। फिर ये कि वो सब उन गैर मामूली गोलियों तक पहुंचने की तदाबीर कर रहे थे। उनका ख्याल था कि बरादर कबीर की अचानक मौत ने उसे इतनी मोहलत नहीं दी होगी कि वो अपने किसी काबिल एतमाद मुजाहिद को इन गोलियों का राज बता सके। उसने वो गोलियां और उनके तहरीरी फार्मूले कहीं छुपाए हैं, और वो जगह ना दुश्मनों को मालूम है और ना ही दोस्त मुजाहिदीन इस सिलसिले में कुछ जानते हैं। उनका ख्याल था कि बरादर कबीर की मौत के बाद दूसरा कोई मुजाहिद साया बनकर इस हेडक्वार्टर में नहीं आया था। सिर्फ एक ख्याल ख्वानी करने वाला मुजाहिद आया करता था। पारस इस मुसल्ला पहरेदार फौजी के दिमाग में जा सकता था। पहले ख्याल आया कि उसे गायब दिमाग बनाकर इस कमरे के टॉयलेट में पहुंचा दे, फिर खुद वहां जाकर इस आलेकार फौजी की वर्दी पहनकर इस अस्पताल से निकलकर हेडक्वार्टर से बाहर चला जाए। लेकिन ऐसा करने से रास्ते में कई तरह की रुकावटें आ सकती थीं। सिर्फ वर्दी पहनने से कुछ ना होता। वहां कई जगह शनाख्ती कार्ड्स वगैरह देखे जाते थे। वो दूसरों को शोबे में मुब्तला करके देवी को यह सोचने पर मजबूर नहीं कर सकता था कि बरादर कबीर का साया गोश्त पोस्ट के जिस्म में ज़ाहिर होकर एक फौजी के भेस में हेडक्वार्टर से फरार होना चाहता था। तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत इसी में थी कि वो किसी की नज़रों में आए बगैर वहां से चला जाए और किसी को बरादर कबीर के जिंदा रहने के शुबे में मुब्तला ना करे। ये सोचकर उसने वो ज़रा बराबर गोली अपने हलक से उतार ली। इसका असर ज़्यादा देर तक कायम न रहता। वह फ़ौरन ही पलंग के नीचे से निकलकर प्रभा रानी के अंदर आया। फिर उसके दिमाग पर मुसल्लत हो गया। वो बिस्तर से उठकर बैठ गई, फिर पलंग से उतरकर चलती हुई दरवाजे पर आई और मुसल्ला पहरेदार से बोली, मैं बिस्तर पर लेटे लेटे बोर हो गई हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो अपनी निगरानी में प्रभा रानी को डॉक्टर के पास ले आया। वो बोली, डॉक्टर, मैं ताज़ा खुली हवा खाना चाहती हूँ। आपने कहा था कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और कल सुबह छुट्टी हो जाएगी।
लेकिन मैं अस्पताल के बाहर कुछ देर टहलना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप यहाँ कुछ देर तशरीफ़ रखें। एक तो मेरी ड्यूटी बदलने का वक्त हो गया, दूसरे में छुट्टी लेकर शहर जा रहा हूँ। अभी दूसरा डॉक्टर आपको बाहर टहलने की इजाज़त ज़रूर देगा। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। पारस उसके अंदर से निकलकर कुर्सी और मेज़ के नीचे से गुजरकर उस डॉक्टर के अंदर समा गया। वहाँ उसने तमाम अंदेशों से निजात पाकर सानी को मुखातिब किया। उसने पूछा, क्या तुमने नींद पूरी कर ली? पूरे 6 घंटे ना सो सका। गोली का असर खत्म हो गया था। मेरे दिमाग ने बर वक्त खबरदार किया और मैंने प्रभा रानी के अंदर से निकलकर पलंग के नीचे पनाह ले ली। वहां पहुंचते ही मेरा वजूद जाहिर हो गया था। क्या पहले से पलंग के नीचे छुपकर सो नहीं सकते थे? ये तुम हमेशा प्रभा के अंदर क्यों चले जाते हो? देखो, बदतमीजी वाला जवाब न देना। निहायत शरीफाना और घरेलू किस्म का जवाब दे रहा हूँ। जो मोहब्बत करने वाले वफादार होते हैं वो अपनी महबूबा या अपने बच्चे की माँ के पास घुसे रहते हैं। एक दिन अली भी अपने बच्चों को गोद में लिए तुम्हारे पास घुसा बैठा रहेगा। निहायत शरीफाना जवाब देते देते आखिर अपनी औकात पर आ गई। वो डॉक्टर उठकर प्रभा रानी से रुखसत हो रहा था। पारस ने कहा, मैं इसे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ बच्चे को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। वहाँ बच्चा सख्त निगरानी में होगा। वो डॉक्टर को सुपर मास्टर की इजाज़त के बगैर बच्चे को ले जाने नहीं देंगे। क्या अभी उसे ले जाना चाहते हो? हाँ, मैं शायद 1 आध घंटे के लिए साय बनकर रहूँगा। इस दौरान उसे ले जाना चाहता हूँ। वहाँ के पहरेदार एतराज़ करें तो तुम उनसे निमट लेना। मैं इस डॉक्टर के दिमाग पर हावी रहूँगा। वो डॉक्टर पारस की मर्जी के मुताबिक अपने चैम्बर से चलता हुआ उस कमरे में आया जो सिर्फ सायनुमा बच्चे के लिए मखसूस था। इस कमरे के दरवाजे पर जो मुसल्ला फौजी था उसने डॉक्टर को अंदर जाने दिया। अंदर दूसरा डॉक्टर ड्यूटी पर था, एक नर्स भी थी। पारस के मामूल डॉक्टर ने बच्चे पर झुककर पूछा, बच्चा तो आराम से सो रहा है, कैसे दूध पिलाया गया है? डॉक्टर झुका हुआ था। पारस का साया उसके अंदर से हाथ निकालकर बच्चे को उठाकर अपने पास डॉक्टर के जिस्म के अंदर ले आया। नर्स ने चौंक कर कहा, ये क्या हो गया? बच्चे का साया डॉक्टर साहब के अंदर चला गया। दूसरा निगरानी करने वाला डॉक्टर नर्स के पास आया। फिर सानी की मर्जी के मुताबिक दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोचकर बोला, तुम्हारी जुबान को हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए, वरना देवी तुम्हारे दिमाग से बहुत कुछ मालूम कर लेगी। पारस उस मामूल डॉक्टर को लेकर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया। बाहर खड़े हुए मुसल्ला पहरेदार को पारस और वह बच्चा नजर नहीं आ सकता था, सिर्फ डॉक्टर दिखाई दे रहा था। उसने डॉक्टर को न अंदर जाने से रोका और न बाहर आने पर उसे चेक किया। इस अस्पताल के तमाम डॉक्टर शुबह से बालातर थे और सुबह से बालातर रहने वाले डॉक्टर ने कमरे के अंदर नर्स का गला घोंट कर मार डाला था। फिर एक कुर्सी पर आकर बैठ गया था। सानी उसे देर तक बिठाकर रखना चाहती थी ताकि पारस बच्चे को हेडक्वार्टर से बाहर ले जाए। उस डॉक्टर के लिए एक गाड़ी तैयार थी। इस गाड़ी में उसका सामान रखा हुआ था क्योंकि वो छुट्टी लेकर शहर जा रहा था। पारस बच्चे को साथ लिए डॉक्टर के अंदर था और डॉक्टर गाड़ी के अंदर। इस तरह वो हेडक्वार्टर से बाहर आ गया। गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। डॉक्टर अगली सीट पर बैठा हुआ था। पिछली सीट पर उसका सामान रखा हुआ था। पारस का साया उसके अंदर से निकलकर पिछली सीट पर सामान के दरमियान बैठ गया। उसने समझ लिया था कि वो जर्रा बराबर गोली का असर किसी भी लम्हे में ख़त्म हो सकता था और उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। थोड़ी देर बाद ही वो गोश्त पोस्त के जिस्म में तब्दील हो गया। उसके अंदर बाजुओं में बच्चे का साया था। अगरचे बच्चे को गोली का एक जर्रे से भी छोटा टुकड़ा खिलाया गया था, ताहम वो खुराक भी नन्हे से बच्चे के लिए बहुत थी, इसलिए वो साया बना हुआ था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए सानी को बताया कि उसने गोली का जो एक जर्रा खाया था उसका असर ख़त्म हो चुका है, लेकिन बच्चा बदस्तूर साया सा बना हुआ है। इस साए का एक वजन है और इसे छूने से यह गोश्त पोस्त का महसूस होता है। पता नहीं ये कब मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होगा। सानी ने कहा, जब तक वो ज़ाहिर नहीं होगा तुम्हारे लिए मसला बना रहेगा। तुम इसे उठाए हुए किसी के सामने जाओगे तो वो एक सायानुमा बच्चे को देखकर हैरान होगा। फिर इस अजीबोगरीब बच्चे का तज़किरा फैलते फैलते हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगा। बेहतर है कि इसके ज़ाहिर होने तक तुम किसी खाली अपार्टमेंट में छुप कर रहो या ऐसा मकान देखो जहाँ कोई एक ही फ़र्द रहता हो। उसे तुम ख्याल खोनी के जरिए ट्रैप करके रह सकते हो। मैं अभी यही करूँगा, लेकिन तुमसे बहुत सी बातें पूछना चाहता हूँ। तुमने मेरी नींद के दौरान मेरा कितना काम किया है? सारे काम हो चुके हैं। डॉली के पास लाखों डॉलर और एक नए मॉडल की कार पहुँच गई है। वो अभी बाल्टीमोर के कैसीनो में गई है। अब मैं अस्पताल के उस डॉक्टर को छोड़कर डॉली के पास जा रही हूँ। सानी अस्पताल के उस डॉक्टर को छोड़कर डॉली के पास पहुंची। वो एक नए मॉडल की कार ड्राइव करती हुई कैसीनो पहुंच गई थी। वो एक रोज़ पहले इतनी गरीब थी कि सस्ती सी कार खरीदने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। वो अच्छी खासी हसीन लड़की थी, लेकिन ज़िंदगी के मसाइल ने उसके हुस्न को गहना दिया था। अब दौलत मिलते उसने सबसे पहले खुद को बनाया संवारा। एक ब्यूटी पार्लर में गई तो उसके हुस्न को 4 चांद लग गई। कीमती मलबूसात ज़ेबतन करने के बाद वो किसी मुल्क की शहजादी नजर आने लगी। उसने कैसीनो के पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क की, फिर नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफ के साथ में लेकर कैसीनो में दाखिल हुई तो कितनी ही निगाहें उस पर उठने लगी। उसमें बला की कशिश पैदा हो गई थी। इन उठने वाली निगाहों में उसके बेवफा महबूब हेनरी वर्थ की निगाहें भी शामिल थीं। वो क्रिस्टीना वाइट से शादी करने के बाद इस कैसीनो का इंचार्ज बन गया था। वहाँ तरह तरह के जुए खेले जाते थे। हेनरी वर्थ उन सब की निगरानी करता।
जब उसने डॉली को एक शहजादी के रूप में देखा तो उसे यकीन नहीं आया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिसे जर्रा समझकर छोड़ा है वो एक दिन आफताब की तरह जगमगाती हुई आएगी। वो उसे हैरानी से देखता हुआ काउंटर के पास आया। डॉली मैनेजर से पूछ रही थी, यहाँ जुआ खेलने की हद क्या है? मैनेजर ने जवाब दिया, कोई हद नहीं है। आप लाखों डॉलर हार भी सकती हैं और जीत भी सकती हैं। डॉली ने ब्रीफकेस खोला तो वो बड़े नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। हेनरी वर्थ की ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। डॉली $1,00,000 काउंटर पर रखते हुए बोली, मुझे $1,00,000 के टोकन दो। मुझे ताश खेलने से दिलचस्पी है, फिर यह कि मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है जो मेरा ब्रीफकेस और टोकन वगैरह को मेरे साथ लेकर चले। बाय द वे, ये जो मुलाजिम खड़ा हुआ है मुझे बड़ी देर से क्यों तक रहा है? मैनेजर ने जल्दी से कहा, मिस आप गलत समझ रही हैं। ये मुलाजिम नहीं, कैसीनो के मालिक हैं। यहाँ तमाम धंधों की निगरानी करती हैं। वो बोली, मैंने सुना है कि इस कैसीनो की कोई मालिका है। जी हाँ, ये हमारी मालिका के शौहर हैं। यानी असल मालिक नहीं है, बीवी की कमाई खाती हैं। हेनरी ने झींप कर जरा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम हद से बढ़ रही हो। यहाँ हार जीत के लिए आई हो, हारो या जीतो फिर चली जाओ। तुम मुझे जाने को कह रहे हो? अगर मैं यहाँ की मालिका तक ये रिपोर्ट पहुँचा दूँ कि तुम $1,00,000 दाव पर लगाने वाली असामी को यहाँ से जाने को कह रहे हो, तो फिर वो तुम्हारी बीवी की ज़ुबान से बोलेगी या एक मालिका की हैसियत से गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करेगी? फिर वो मैनेजर से बोली, मैं अभी यहाँ की मालिका से बात करना चाहती हूँ, फ़ोन पर बात कराओ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि $1,00,000 की असामी किस शख्स की वजह से वापस जा रही है। मैनेजर सवाली नज़रों से हेनरी को देखने लगा। हेनरी ने डॉली से कहा, मिस, मेरी ज़ुबान से आपकी शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए मुआफ़ी चाहता हूँ। आइए मैं आपका ब्रीफ केस और टोकन की ट्रे ले चलता हूँ। उसने ब्रीफ केस और टोकन की ट्रे उठा ली। उसके साथ कैसीनो के उस हिस्से में जाने लगा जहाँ ताश के पत्तों से जुआ खेला जाता था। उसने साथ चलते हुए पूछा, तुम डॉली हो ना? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैं कश्मकश में हूँ। तुम बिल्कुल डॉली जैसी हो, मगर उसका रूप रंग ऐसा ना था। वो चिराग थी, तुम चांद हो। वो गरीब थी, मैं अमीर हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी यही कहने वाला था। क्या वो तुम ही हो? अमीर हो या गरीब, डॉली सिर्फ डॉली है। इस डॉली के साथ ये सामान उठाए एक मुलाजिम की तरह चलते हुए कैसा लग रहा है? मैं मुलाजिम नहीं हूँ, तुमने तजस्सुस पैदा कर दिया था, इसलिए मैं हकीकत मालूम करने के लिए मुलाजिम बनकर चल रहा हूँ। नहीं मिस्टर, मैं एक कैसीनो की मालका के शौहर को नौकर बनाकर अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम्हारी औकात यही है। अपनी औकात से इनकार करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी नुमा मालका तक शिकायत पहुंचा दूंगी। वह चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर पेचोताब खाता रहा। हैरान भी होता रहा कि डॉली चंद माह में इतनी अमीर और कबीर कैसे बन गई है कि ब्रीफ केस में बड़े नोटों की गड्डियां लेकर कैसीनो में लुटाने के लिए चली आई है। हेनरी ने सोच लिया कि उसे जीत कर जाने नहीं देगा। उसके ब्रीफ केस में जितनी रकम है वह सब यहाँ से हार कर खाली हाथ जाएगी। हर कुमार खाने की तरह इस कैसीनो में भी बड़े चालाक और पत्तेबाज जवारी थे जो अपनी मालका के इशारे पर बड़े बड़े रईसों को कंगाल बना देते थे। हेनरी ने डॉली को एक ऐसी ही मेज पर बैठाया जहां हेनरी और क्रिस्टीना वाइट का एक शातिर पत्तेबाज बैठा एक रईस के साथ खेल रहा था। हेनरी ने उस शातिर से कहा, मिस्टर रॉयल, ये मिस डॉली हैं। तुम दोनों के साथ लंबा खेल जारी रख सकती हैं। इन्हें अपने खेल में शरीक कर लो। रॉयल ने डॉली को खुशामदीद कहा। वहां बैठे हुए रईस ने उठकर कहा, मैं तो बिल्कुल खाली हो चुका हूं। कोई बात नहीं, कल फिर आऊंगा। वो चला गया। रॉयल ने ताश की गड्डी फेंट कर डॉली को दी, फिर कहा, तुम भी इसे फेंट लो और अपने हाथों से पत्ते बांटो। मैं नए खिलाड़ी को पहला मौका देता हूँ। डॉली पत्ते फेंट कर बांटने लगी। हेनरी वर्थ वहां से चला गया। रॉयल ने कहा, पहले 2 चालें ब्लाइंड होंगी। हम अपने अपने पत्ते नहीं देखेंगे। बोलो कितने की चाल? डॉली ने टोकन आगे रखते हुए कहा, $25,000 ब्लाइंड। रॉयल ने उसे हैरानी से देखा, फिर कहा, सॉरी मिस, क्या तुम पहली बार खेलने आई हो? पत्ते देखे बगैर 25,000 की चाल चल रही हो? मिस्टर रॉयल, तुम्हें एतराज़ है तो मैं चली जाऊंगी। नहीं भला, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? ये लो, मैं 25,000 ब्लाइंड दे रहा हूँ। इस तरह दूसरी ब्लाइंड चाल में 25,000 आ गए। यूं उनके दरमियान 1,00,000 के टोकन पहुंच गए। डॉली ने अपने पत्ते उठाकर देखे। 3 बेगम के पत्ते आए थे। रॉयल के पास 2 बादशाह और 1 नहला था, यानी वो हारने वाला था, लेकिन चालबाजी से जीतना जानता था। जिस तरह मैस्मरिज्म जानने वाले नज़रबंदी के जरिए हैरत अंगेज जादुई तमाशे दिखाती हैं, उसी तरह रॉयल अपने मुखालिफ खिलाड़ी की नज़रबंदी करता था और चश्मे ज़दन में पत्ते बदल लेता था। वह इस बार भी डॉली की नज़रबंदी करके बादशाह का तीसरा पत्ता ले आता और अपने पास आने वाले नहले को छुपा देता तो यकीनन जीत जाता। लेकिन उसके अंदर सानी बैठी हुई थी। रॉयल ने अपनी दानिस्त में मैस्मरिज्म का अमल किया। डॉली की नज़रबंदी की, फिर अपने नहले के पत्ते को गड्डी में रखकर उसमें से एक बादशाह का पत्ता उठाना चाहा। सानी ने उस पर गालिब आकर उसे गड़बड़ा दिया। उसने बादशाह की बजाय गुलाम का एक पत्ता लेकर अपने बाकी 2 पत्तों में शामिल कर लिया और मुतमईन हो गया कि अब उसके पास 3 बादशाह हो गए हैं। वह मुस्कुराकर बोला, मिस डॉली, तुम बड़ी मालदार हो, क्यों ना बड़ी रकम लगाई जाए। हम अपने अपने पत्ते देख चुके हैं। मैं $50,000 की चाल दे रहा हूँ। डॉली ने भी 50,000 के टोकन दिए। फिर इंटरकॉम के जरिए मैनेजर से कहा, मेरे टोकन खत्म हो चुके हैं। $2,00,000 के टोकन फौरन ले आए। मैनेजर के असिस्टेंट ने टोकन पहुंचाए और डॉली से नकद $2,00,000 ले गया।
वो 1 लाख के टोकन आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे कछुए की चाल पसंद नहीं है, ये रही 1 लाख की चाल। वो भी जवाबन 1 लाख की चाल चलते हुए बोला, मालूम होता है तुम्हारे पास 3 इक्के आ गए हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे पास 3 इक्के नहीं है। मेरे खेलने का अंदाज ऐसा है कि मुखालिफ खिलाड़ी परेशानी में कोई गलती कर बैठता है। वो हंसते हुए बोला, मैं परेशान होने और गलती करने वालों में से नहीं। वो मजीद 1 लाख के टोकन आगे बढ़ाकर बोली, शो कराओगे या और टोकन मंगवाऊं? मैं हार मानने वाला नहीं हूं, और टोकन मंगवा लो। डोली ने मजीद $7 लाख के टोकन मंगवाए। इस तरह वो अब तक $10 लाख दाव पर लगा रही थी। रॉयल मुतमईन था कि डोली के पास 3 इक्के नहीं है, लेकिन उसके 3 बादशाह बाजी जीत जाएंगे। दोनों अपनी अपनी जगह मुतमईन थे और 1-1 लाख की चाल चल रहे थे। रॉयल के टोकन भी खत्म हो गए थे। वो भी इंटरकॉम के जरिए राब्ता करके टोकन मंगवा रहा था। हेनरी वर्थ कैसीनो की चौथी मंजिल में अपनी बीवी क्रिस्टीना वाइट के एक खास कमरे में आ गया था। वहाँ कई बड़े बड़े टीवी सेट थे। क्रिस्टीना एक सोफे पर आराम से बैठी तमाम टीवी के स्क्रीन पर कैसीनो के मुख्तलिफ हिस्सों में जुआ खेलने वालों को देख रही थी। उसने हेनरी को देखकर पूछा, क्या तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है? तुम एक मुलाजिम की तरह उस लड़की का ब्रीफ केस और टोकन ट्रे उठाकर ले जा रहे थे। मैंने मसलहतन ऐसा किया था। ये वही लड़की है जो मेरे पीछे पड़ गई थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाकर तुमसे शादी की है। वो बहुत गरीब थी, लेकिन चंद माह बाद बेइंतहा दौलतमंद बनकर यहाँ रकम लुटाने आई है। मैंने उसे रॉयल के साथ लगा दिया है ताकि बिल्कुल कंगाल होकर यहाँ से जाए। क्रिस्टीना ने कहा, शाबाश, ये तुमने अच्छा किया। रॉयल उस लड़की को निचोड़ कर रख देगा। उधर रॉयल मजीद 5 लाख के टोकन मंगवाना चाहता था। क्रिस्टीना ने इंटरकॉम के जरिए मैनेजर से कहा, रॉयल से कहो पहली बाजी इतनी लंबी ना खेले, 2 लाख के टोकन देकर शो कराए। दूसरी बाजी में इस लड़की का ब्रीफ केस खाली कराया जाएगा। मैनेजर ने मालका के हुक्म के मुताबिक रॉयल को 2 लाख के टोकन ला कर दिया। फिर कहा, यह आखिरी टोकन है, आप शो कराएं। रॉयल समझ गया कि ये मालका का हुक्म है, लिहाजा उसने वो तमाम टोकन डोली की तरफ बढ़ाकर कहा, अपने पत्ते शो करो। डोली ने अपने पत्ते दिखाते हुए कहा, मेरे पास 3 बेगम है। रॉयल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी 3 बेगमों से शादी करने के लिए मेरे पास 3 बादशाह हैं। मैं बादशाहों के चेहरे दिखाऊंगा तो तुम्हारी बेगमात शर्मा जाएंगी। वह मेज के वस्त में रखे हुए $22 लाख के टोकन दोनों हाथों से अपनी तरफ समेटना चाहता था कि डोली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, असूल के मुताबिक पहले पत्ते दिखाओ। हो सकता है मेरी बेगमात को देखते ही तुम अपने बादशाहों के साथ भाग जाओ। वह मुस्कुराते हुए सीधा बैठ गया। उसने पहले एक पत्ता उलट कर दिखाया। पहला बादशाह नजर आया। उसने दूसरा सीधा किया। दूसरा बादशाह दिखाई दिया। वह हंसते हुए बोला, मैंने खेल के दौरान बातों ही बातों में तुमसे पूछा था तो तुमने कसम खाकर कहा कि तुम्हारे पास 3 इक्के नहीं है। मैं समझ गया कि तुम्हारे पास जो भी पत्ते हैं वो बादशाह से नीचे हैं, क्योंकि 3 बादशाह मेरे पास हैं। ये देखो तीसरा। वो तीसरे पत्ते को सीधा करते करते एकदम से बौखला गया। टीवी स्क्रीन पर क्रिस्टीना और हेनरी देख रहे थे कि रॉयल के हाथ में तीसरा पत्ता बादशाह का नहीं गुलाम का है। डोली $22 लाख के टोकन अपनी तरफ समेट रही थी। उनमें से 10 लाख उसके अपने थे, बाकी 12 लाख उसने एक ही बाजी में जीत लिए थे। वो बोली, मैं ये $22 लाख एक ही चाल में लगा सकती हूँ। क्या इतना हौसला तुम्हारी कैसीनो की मालका में है? यह क्रिस्टीना के लिए एक चैलेंज था। वह हेनरी से बोली, इस 2 कौड़ी की लड़की ने पहली बार दौलत देखी है और पहली जीत ने इसका दिमाग खराब कर दिया। ये मुझे चैलेंज दे रही है। हेनरी वर्थ ने कहा, मैं हैरान हूं कि रॉयल कैसे हार गया। वो मैस्मरिज्म जानता है। हमने उसे पत्ते बदलते हुए देखा, इसके बावजूद वो डोली से हार गया। उसी वक्त इंटरकॉम से इशारा मौसूल हुआ। क्रिस्टीना ने उसका बटन ऑन किया। फिर रॉयल की आवाज़ सुनकर बोली, गधे के बच्चे, तुम एक अनाड़ी लड़की से हार गए। तुमने मुझे $12 लाख का नुकसान पहुंचाया है। क्या $12 लाख कम होते हैं? वह दूसरी तरफ से बोला, सॉरी मैडम, मैं हर रात लाखों डॉलर जीत कर तुम्हें देता हूँ। आज ज़रा सी चूक हो गई। मुझे तीसरा बादशाह उठाना था। मैंने बेख्याली में गुलाम का पत्ता उठा लिया। मैं मानती हूँ तुम कभी हारते नहीं और मुझे लाखों का फ़ायदा पहुंचाते रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ मुनाफा देखती हूँ। एक बाजी हारने का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी नुकसान को फ़ायदे में बदल दूंगा। वह दूसरी बाजी खेलना चाहती है, लेकिन पहली ब्लाइंड चाल में $22 लाख दाव पर लगाना चाहती है। मैं इसके पूरे $22 लाख आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। सानी क्रिस्टीना के दिमाग पर हावी हो गई। वह सानी की मर्जी के मुताबिक बोली, इस लड़की से कहो सिर्फ 22 लाख नहीं, इसके ब्रीफ केस में जितनी रकम है वह सब एक ही चाल में दाव पर लगाए। मैनेजर ने डोली के पास आकर पूछा, क्या वो 22 लाख के टोकन के अलावा ब्रीफ केस की तमाम रकम एक ही ब्लाइंड चाल में दाव पर लगा सकती है? डोली ने कहा, मैं 80 लाख लेकर आई थी, जिसमें से 10 लाख खेल चुकी हूँ। अब 70 लाख रह गई हैं। जाओ इस रकम के भी टोकन ले आओ और अपनी मालका के सूरमा खिलाड़ी को यहाँ भेज दो। मैनेजर चला गया। थोड़ी देर बाद वह डोली और रॉयल के लिए 70 लाख के अलग टोकन ले आया। रॉयल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, इस बार मैं पत्ते फेंट कर बांटूंगा। डोली ने एतराज़ नहीं किया। सानी रॉयल के दिमाग में पहुंची हुई थी। रॉयल के चोर ख्यालात कह रहे थे कि अब वो शार्पर होने का कमाल दिखाएगा, यानी पत्तेबाजी करेगा। यह ऐसा मक्काराना हुनर होता है कि पत्ते फेंटने वाला ये माहिराना हिसाब रखता है कि इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम और दूसरे पत्ते किस तरह उसकी मतलूबा जगह पर गड्डी के अंदर पहुंच रहे हैं।
रॉयल ने तय किया था कि अपने पास 3 इक्के रखेगा, फिर बाकी जो भी पत्ते डॉली के पास जाएंगे तो उसकी हार ही होगी। वो ताश फेंट रहा था लेकिन सानी की मर्जी के मुताबिक पत्ते बांट रहा था। फिर उसने बाकी गड्डी को एक तरफ रखकर कहा, बस एक चाल, ब्लाइंड चाल। ना मैंने पत्ते देखे हैं ना तुमने देखे हैं। इस तरह $70 लाख की बाजी दिल वाले ही खेलते हैं। डॉली ने मुस्कुराकर एक पत्ता उल्टा। वो सत्ता था। रॉयल फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया, फिर अपना एक पत्ता उठाकर बोला, मेरा ये पहला ही पत्ता तुम्हारे लिए धमाका है। उसने पत्ते को उलट कर दिखाया, वो भी सत्ता था। उसने घबराकर उस पत्ते को ऐसे मेज पर छोड़ दिया जैसे बिच्छू ने पकड़ लिया हो। उसके हिसाब से इक्का निकलना चाहिए था। डॉली ने अपना दूसरा पत्ता दिखाया, वो दहला था। हिसाब में गलती के बायस रॉयल बुरी तरह बदहवास हो गया था। उसने दूसरा पत्ता उल्टाया। डॉली की तरह उसके पास भी दहला आया था। उसके पास 3 इक्के आने चाहिए थे। इसके बरक्स डॉली के बराबर पत्ते निकल रहे थे। उससे सब्र ना हो सका। उसने तीसरा पत्ता भी उलट दिया। वो नहला था। इसके जवाब में डॉली ने तीसरा पत्ता दिखाया, वो दहला था। इसी को नहले पे दहला कहते हैं। डॉली सिर्फ एक पत्ते की बढ़तरी से 70 लाख जीत गई और पहले के 12 लाख मिलाकर उसने $82 लाख जीत लिए। रॉयल अपनी मालका की नाराजगी के ख्याल से इतनी बड़ी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। वह मेज पर घूंसा मारकर कहना चाहता था, ये लड़की कोई पुरस्कार अमल जानती है, ये फरेब से इतनी बड़ी रकम जीत रही है। लेकिन सानी ने ऐसा कहने नहीं दिया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक कुर्सी से उछलकर दीवार की तरफ गया और उससे सर टकराकर कहने लगा, मैंने आज तक शिकस्त नहीं खाई। मैं एक लड़की से शिकस्त तस्लीम करने से पहले जान दे दूंगा। क्रिस्टीना के हुक्म से चंद मुलाजमों ने रॉयल को जकड़ लिया, उसे दीवार पर सर मारने से बाज रखा और वहां से ले गए। सानी अब क्रिस्टीना के अंदर आ गई। हेनरी उसे कह रहा था, वो इतनी बड़ी रकम यहां से नहीं ले जा सकती। हमारे किराए के गुंडे आखिर किस दिन काम आएंगे। वो सानी की मर्जी के मुताबिक बोली, यू शट अप, किराए के गुंडे तुम्हें जूते मारेंगे क्योंकि वो तुम्हारी साहब का गर्लफ्रेंड थी, तुमसे इंतकाम लेने आई थी और तुम्हारी वजह से उसने मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। जाओ, मेरे कमरे से निकल जाओ, जब तक मैं ना कहूं मुझे अपनी सूरत ना दिखाना। वो सर झुकाकर चला गया। क्रिस्टीना ने इंटरकॉम के जरिए मैनेजर से कहा, मिस डॉली को उसकी जीत पर मुबारकबाद दो। उसे कहो जीत की तमाम नकद रकम मैं खुद उसकी कार के पास ला रही हूं, तुम उसके साथ कार तक जाओ। वो इंटरकॉम को ऑफ करके अलमारी के पास आई। उसमें से 2 बड़े चिरमी बैग निकाले, उन्हें लेकर आयरन सेफ के पास आई। उसे पहले चाबी से फिर चंद मखसूस नंबरों से खोला। वहां बड़े नोटों की गड्डियां एक खाने में भरी हुई थीं। वो रकम 2 करोड़ से ज्यादा होगी। उसने वो तमाम रकम दोनों बैगों में भर दी। कुछ बेशकीमत हीरो और मोती भी थे, वो भी उसने बैग में डाल दिए। फिर सेफ को और दोनों बैगों को बंद करके 2 मुलाजमों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो बैग उठाकर पार्किंग एरिया में चलें। डॉली वहां मैनेजर के साथ खड़ी हुई बातें कर रही थी। हेनरी वर्थ एक जगह छुपा हुआ डॉली और उसकी महंगी कार को देख रहा था। वो 82 लाख जीत कर जाने वाली के मुतल्लिक सोच रहा था, मैंने इससे बेवफाई की, यह जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये मुझे दिल में बिठाती थी और क्रिस्टीना मुझे सैंडल की तरह पहनती है। क्या मुझे फिर पटरी बदलना चाहिए? उसी वक्त क्रिस्टीना आ गई। मुलाजिम उसके हुक्म के मुताबिक पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर दोनों बैग रख रहे थे। फिर उसने मैनेजर और मुलाजमों को जाने का हुक्म दिया। जब वो चले गए तो उसने कहा, मिस डॉली, आज तुमने कमाल कर दिया है। मैंने तुमसे एक मर्द को छीन लिया था, तुम उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ छीन कर मुझसे ले जा रही हो। मालो दौलत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। हेनरी जैसे मर्द तो बॉयफ्रेंड बनकर आते जाते ही रहते हैं। मैं भी उस पर थूक दूंगी और कहूंगी, जाओ अब किसी तीसरी को फांसने की कोशिश करो। यह कहकर उसने अलविदाई मुसाफिया किया, फिर चली गई। हेनरी छुपा हुआ हैरत से उसकी कीमती कार को देख रहा था। जिसे ठुकरा कर आया था वो बिल्कुल शहजादी की तरह आई थी और शहजादी की तरह मालो दौलत का नजराना लेकर जा रही थी। जो एक रात में लाखों डॉलर जीत जाए या हार जाने का हौसला रखती हो, वो पता नहीं कितनी दौलतमंद होगी। पता नहीं उसने कितना बैंक बैलेंस रखा हो और कारोबार में कितने शेयर्स खरीद रखे हों। क्रिस्टीना के जाते ही वो मुख्तलिफ कारों के पीछे से गुजरता हुआ डॉली के पास आया। वो अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठकर दरवाज़ा बंद कर रही थी। वो आजिज़ी और मोहब्बत से बोला, डॉली मुझे माफ़ कर दो और गुस्सा थूक कर मेरी गुजारिश सुन लो। वो बोली, क्रिस्टीना के जाते ही तुम आ गए, यानी यहाँ कहीं छुपे हुए उसकी बातें सुन रहे थे। तुम मुझे गुस्सा थूकने को कह रहे हो, क्योंकि अब वो तुम पर थूक कर इस कैसीनो से तुम्हें ठोकर मार कर निकाल देगी। आइंदा तुम्हें किसी और दौलतमंद लड़की को फांसना होगा। अभी तो मुझसे दौलतमंद तुम्हें कोई नज़र नहीं आ रही, फिर यह कि मैं पहले की तरह फंसी फंसाई हूँ। बड़ी आसानी से तुम्हारे फ्रेम में आ जाऊंगी, इसीलिए खाकसार बनकर आए हो। तुम ताने देने की बजाय ये भी तो सोच सकती हो कि इंसान से गलतियां होती हैं। अगर वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। और मैं दिल की गहराइयों से अपनी गलती पर पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। अब मैं दिन रात तुम्हारी कदर करता रहूँगा और सिर्फ तुम्हारा ही वफादार बनकर रहूँगा। मुझे वफादार की ज़रूरत नहीं, एक काबिल एतमाद जीवन साथी की ज़रूरत है और ये क्वालिटी तुम में नहीं है। जाओ बाबा, माफ़ करो, कोई दूसरा दरवाज़ा देखो। उसने जाने के लिए कार स्टार्ट की। हेनरी ने शिकार को हाथ से जाते देखकर फौरन रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर उसका निशाना लेकर बोला, इंजन बंद करो, गाड़ी हरकत करेगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
आ गए अपनी औकात पर। तुम्हारे जैसा लालची और दौलत का पुजारी ऐसी ही हरकतें करता है। इस खिलौने को इसी तरह पकड़े रहो, मैं जा रही हूँ। उसने कार को रिवर्स गियर पर चलाकर मोड़ा, फिर उसका रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ करके इसे ड्राइव करती हुई जाने लगी। सानी हेनरी के अंदर थी, इसलिए वो दोनों हाथों से रिवॉल्वर पकड़े खड़ा रहा। जिस गर्लफ्रेंड को दोबारा शिकार करना चाहता था और शिकार न होने पर पिछली सीट से दोनों बैग छीन कर ले जाना चाहता था, वो उसके सामने कार में बैठकर नजरों से ओझल हो गई। चूंकि सानी हेनरी को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए क्रिस्टीना का दिमाग उसकी गिरफ्त से निकल गया। वो कैसीनो के लिफ्ट के जरिए अपने कमरे में पहुंचकर चौंक गई। उसे याद आ रहा था जैसे वो ख्वाब के आलम में अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और अपनी सेफ के कई हीरे मोती और तमाम नकद रकूमात 2 बैगों में डालकर डॉली की कार में पहुंचाई थी। ये ख्वाब जैसी बात थी, मगर दिमाग कह रहा था शायद वो ऐसी हरकतें कर चुकी है। वो तेजी से चलती हुई सेफ के पास आई। उसे एक चाबी और नंबरों से खोलकर देखा तो होश उड़ गए। सेफ खाली हो चुका था। उसने सिक्योरिटी गार्ड से इंटरकॉम पर कहा, फौरन पार्किंग में आओ, मैं वहां मिलूंगी। वह इंटरकॉम ऑफ करके दौड़ती हुई लिफ्ट के जरिए पार्किंग में आई। वहां से डॉली की कार जा चुकी थी और हेनरी रिवॉल्वर लिए खड़ा था। उसने क्रिस्टीना को देखते ही कहा, अच्छा तो तुम मुझ पर थूकोगी, मुझे इस कैसीनो और अपनी जिंदगी से निकाल दोगी। मैं दर दर का भिखारी बनने से पहले तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। वो हाथ उठाकर बोली, ठहरो, फायर न करना, पहले मेरी बात सुन लो। वो डॉली। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हेनरी ने गोली चला दी। ठाई की आवाज़ के साथ वो सीने पर गोली खाकर लड़खड़ाती हुई पीछे गई, फिर एक कार से टकरा कर गिर पड़ी। दूसरी लिफ्ट से सिक्योरिटी गार्ड आ गया था। जब उसने देखा कि हेनरी ने उसकी मालका को हलाक कर दिया तो उसने फौरन ये कार के पीछे पोजीशन लेकर उस पर फायर कर दिया। इस गोली ने उसे हलाक नहीं किया, सिर्फ जख्मी किया। वो भी जवाबी फायरिंग करता हुआ एक कार के पीछे छुपने जा रहा था। उसी वक्त दूसरी गोली ने उसकी खोपड़ी में सुराख कर दिया। सानी उसके दिमाग से निकल आई। अब वो मुर्दा दिमाग में नहीं रह सकती थी। डॉली की इंतकामी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। अपने बच्चे के बाप को छीनने वाली क्रिस्टीना से वो करोड़ों डॉलर नकद और हीरे मोती हासिल कर चुकी थी और वो उस बेवफा हेनरी के साथ यूं हलाक हुई थी कि आइंदा डॉली पर यह इल्ज़ाम नहीं आ सकता था कि उसने क्रिस्टीना के सेफ की तमाम दौलत पुरस्कार तरीके से हासिल की। पहले यह सोचा गया था कि बच्चे को उसके असली बाप का नाम कानूनी तौर पर दिलाया जाएगा, लेकिन हेनरी की बेवफाई और लालची तबीयत ने यह साबित कर दिया था कि वो डॉली का महबूब शौहर और बच्चे का जिम्मेदार बाप बनकर नहीं रह सकेगा। लिहाजा उसे भी ख़त्म कर दिया गया। अमरीकी मुआशरे में एक नाजायज़ बच्चे की मां बनकर रहना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी और अब डॉली इतनी दौलतमंद हो गई थी कि आइंदा किसी नए आइडियल से शादी करके बच्चे को उसके बाप का नाम दे सकती थी। पारस उस बच्चे का कमारा बाप बना हुआ था। बच्चा अभी तक साया बना हुआ था जबकि पारस जाहिर होकर इस गाड़ी की पिछली सीट पर आ गया था जिसमें डॉक्टर सफ़र कर रहा था और वो अगली सीट पर फौजी ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। अब इस गाड़ी से बाहर जाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि बच्चा किसी वक्त भी भूख से रोना शुरू कर देता तो अगली सीट वालों को उनकी मौजूदगी का इल्म हो सकता था। उसने डॉक्टर के अंदर आकर उसके दिमाग को लोरी देने के अंदाज में थपकना शुरू कर दिया। वो 1 मिनट के अंदर ही सीट की पुश्त से टेक लगाकर सो गया। फिर उसने नीम तारीख रास्ते से गुजरते हुए ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने गाड़ी रोक दी। पारस बच्चे को दोनों बाजू में उठाए, दरवाज़ा खोलकर फुटपाथ पर आ गया। फिर उसने दरवाजे को बंद करके ड्राइवर को आगे जाने पर मजबूर कर दिया। वो ड्राइव करता हुआ चला गया।